अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे कि क्लास खत्म हो गई थी, तो उसके अंदर सोल्यूशन जो मैंने आपको भेजा है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने अमाउंट जो है वो दूसरे अमाउंट की जगह पे लिख दिया है। वो क्या है कि इसमें हमने सप्लाईज परचेज की थर्ड ट्रांजेक्शन में कैश देकर। तो सप्लाईज कितने की थी? 10,000 की। कैश हमने पे किया 10,000, तो हमारे पास सप्लाईज को 10,000 से बढ़ाकर कैश को हमने 10,000 से कम कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड एसिड हमने परचेज किया है, कौन सा? फर्नीचर। उसका अमाउंट कितना है? 25,000। तो फर्नीचर को हमें 25,000 से बढ़ाना था और बैंक कम करना था 25,000 से, तो हमने 15,000 से कम किया बस। तो हम इसको 25,000 रुपये लिख देते हैं, माइनस 25,000। इसके अलावा जो इक्विपमेंट हमने खरीदी थी उसका अमाउंट 15,000 है, तो इक्विपमेंट को हम यहाँ पर 15,000 कर देंगे। तो अमाउंट देखा करें, एक एक साथ अपने पास हैंडआउट में आपको इसी वजह से भेज देता हूँ। तो यहाँ पर लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी? 15,000 से। सही है। और बाकी अब सारी चीज़ें करेक्ट हो गई हैं। इस सब का सम कितना बन रहा है? 11,15,000, और इसका सम भी कितना है? 11,15,000। लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे थे, कर ली थी, बल्कि सिर्फ बैलेंसिंग रह गई थी और मैंने जो सोल्यूशन दिया था उसमें मैंने बैलेंसिंग कर दी थी। तो उसमें क्या होगा, ये जिन पर इफेक्ट नहीं आया है वो ऐसी कॉपी हो जाएंगे। और रिसीवेबल जो है पहले 0 था और 0 में ऐड हो गया कितना? 50,000। तो ये 50,000 ही आ जाएगा, 2 में 0 में ऐड हो जाएगा 50,000, 50,000 आ जाएगा। लाइबिलिटी हमारी 1,15,000 ही रहेगी, और इसके अलावा कैपिटल में 10 लाख के अंदर ऐड हो जाएगा कितना? 50,000। अब हम इन सबको सम कर लें, मान लें 10,50,000 सबको सम करेंगे तो कितना अमाउंट बन रहा है? 11,65,000। सही है, 11,65,000 हमारा अमाउंट बन गया। यही अमाउंट इक्विटी साइड पर भी आना चाहिए। तो अब हम आज की क्लास इसके बाद से अब शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको जरा रिवाइज करवा दूं वो ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ ली थी। हमने कितने टाइप की ट्रांजेक्शन पढ़ ली थी? एक तो हमने ये पढ़ ली थी कि जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है? जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं, और फिर हम राइट किसका बढ़ाते हैं? ऑनर का, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की थी। दूसरी हमने क्या ट्रांजेक्शन पढ़ी थी कि अगर हम जितने से कोई एसिड बढ़ रहा उतने से ही दूसरा एसिड डिक्रीज हो जाए तो टोटल एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो राइट को हम चेंज नहीं करेंगे। तीसरी ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी, अगर हम परचेज करें और पेमेंट ना करें तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे? और आउटसाइडर का। और चौथी ट्रांजेक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी थी कि अगर हम सर्विस अंजाम दे रहे हैं तो या तो कस्टमर की तरफ से हमें कैश मिलेगा, या हमारा बैंक बढ़ेगा, या वो हमें अकाउंट रिसीवेबल देगा, या नोट रिसीवेबल देगा। तमाम कंडीशन में आपके टोटल एसिड में इजाफा हो जाएगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे हम? ओनर का। यहां तक हमने कवर कर लिया। सही है। अभी हमें ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले तो पुरानी ट्रांजेक्शंस नजर आएंगी जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, और कुछ न्यू ट्रांजेक्शंस भी नजर आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो न्यू ट्रांजेक्शंस हैं वो है ट्रांजेक्शन नंबर 3, पढ़ा होगा आपने घर में, और आखिरी की 3 ट्रांजेक्शन हमारे पास न्यू है, बाकी ट्रांजेक्शंस पुरानी ही हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द, बेटा इसे साइलेंट करें, किसका मोबाइल है प्लीज। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ जावेद इन कंपनी, और आगे क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर से ही। अबे ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है बंदा जो आपके बिजनेस में जो अकाउंटिंग आप करते हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं ना, उसकी रिपोर्ट तैयार करके किसको देंगे आप? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। जब आप वो रिपोर्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देंगे तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड हुई हुई बातों का कैसे एतमाद कर ले? तो कैसे एतबार कर ले कि आपने सच बोला ही, और इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं किया, और आप जो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उसके लिए ऑडिटर जो होता है ना वो आता है और आपकी
और जो सारी इंफॉर्मेशन है और रिपोर्ट्स जो आपने बनाई है उसको वेरीफाई करता है कि ये सही है या नहीं। तो उसका ये काम होता है, ये प्रोफेशन होता है उसका, और चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ज़्यादातर। वो जाता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट परफॉर्म करता है। ऑडिट परफॉर्म करने का मतलब है वो वेरीफाई करता है कि, और रिपोर्ट भी फिर एंड में अपनी रिपोर्ट देता है कि ये इन्फॉर्मेशन और तमाम चीज़ें जो मेंटेन हुई हुई सही हैं या इसमें कोई एरर है या इसमें कहाँ तक सही चीज़ है और कितनी % गलत है, वो फिर बताता है उसमें। तो ये एक बिजनेस होता है ऑडिटर का। ऑडिटर ये काम करने की फी लेता है, पूरे साल वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होता है। फिर एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रिपोर्ट्स बना के हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो उस वक्त फिर वो भी अपनी रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट हम अपनी वाली रिपोर्ट्स के साथ लगा के यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देते हैं। फिर वो रिलाय करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, वरना तो फिर कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके प्रोवाइड कर देना किसी को भी, इसी वजह से उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है। तो ये इनका कारोबार है। ये क्या करते होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसकी मेंटेन हुई हुई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, ये तो एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, छोटे अमाउंट इस वजह से रखें ताकि शुरू में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, ये पुरानी ट्रांजेक्शन है। दूसरी पुरानी ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। आज हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक की चीजें मेरी हैं। आपने अमल किया बातों पर, जो मैंने आपको कहा था कि आप 2-2 मरतबा सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करवाऊंगा, उसके बाद 5, 6 से लेकर 13 तक आपको खुद सॉल्व करने हैं और आज कर लेने हैं। वो प्रैक्टिस है इसकी, 1 2 3 4 जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसकी प्रैक्टिस है। तो उसमें कोई नई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सारी पुरानी चीजें हैं। सही है, तो उसी की मदद से आप वो तमाम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज हम अपना न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। तो कल तक आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और नया टॉपिक आज से शुरू भी हो जाएगा और देखिएगा फिर उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या करें, ट्रांजेक्शन पढ़ें और ये देखें कि कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, जब इन्वेस्ट किया है कैश कारोबार में, कैश बढ़ रहा है और कोई एसिड वो लेकर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखकर एक एसिड कैश इंक्रीज करेंगे कितने से, +5000, ये हमने बढ़ा दिए। इसके बाद आप ये देखेंगे कौन कौन से एसिड डिक्रीज हो रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के वक्त कोई एसिड डिक्रीज नहीं होता, तो फिर आपका टोटल एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिड सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एसिड में इजाफा हो जाता है। तो राइट हम किसका बढ़ाएंगे, ओनर का राइट बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे, 5000 से। 5000 से ओनर के राइट में इजाफा कर दें आप। ये हमने क्या किया, ये पता है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया, और ये पुरानी ट्रांजेक्शन थी, कोई नई चीज नहीं थी इसमें। अब हम करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होता है कि पहले कैश 0 था और 0 में ऐड हो गया 5000, तो 5000 ये आ गया। लायबिलिटी पहले नील थी और अभी भी नील आएगी, और उसके अलावा कैपिटल पहले कितना था, 0, और 0 में ऐड हो गया 5000, तो कैपिटल कितना आ गया, 5000। यानी अभी बैलेंस जो है वो क्या बता रहे हैं कि हमारे पास 5000 रुपीज के एसेट हैं और सब किसके हैं, ऑनर के हैं। कोई नई बात नहीं पड़ी हमने। नंबर 2 ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, फर्नीचर परचेज किया और कैश दिया है, तो ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन कौन से एसेट बढ़ रहे हैं। तो कौन से एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का टाइटल तो नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्नीचर का टाइटल लिखेंगे। जी, सबसे पहले फर्नीचर का टाइटल लिखेंगे और फर्नीचर को इंक्रीज करेंगे। कितने से इंक्रीज करेंगे बेटा, आप लोग सॉल्व करवाएं यार, ये मुझे 2500 रुपए से आप लोग करवा रहे हैं सॉल्व, क्योंकि ये पुरानी ट्रांजेक्शन है। और फिर क्या सोचेंगे हम, कौन कौन से एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश। तो एक एसेट कैश डिक्रीज कर देंगे कितने से, 2500 से। अब हमें राइट पर जाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल एसिड पे क्या इंपैक्ट आया। टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, पहले भी 5000 का टोटल एसिड था, अभी भी 5000 का टोटल एसिड आएगा। एसिड ने सिर्फ फॉर्म चेंज की है, पहले सिर्फ कैश की फॉर्म में था और फर्नीचर और हाँ, अब आप नो इफेक्ट देंगे लायबिलिटी पर भी और ऑनर के राइट पर भी नो इफेक्ट। ये हमने इफेक्ट दिखा दिया अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का। अब क्या कर लेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा, पहले कैश कितना था, 5000, अब इसमें 2500 माइनस हो जाएगा तो कितना कैश हो गया, 2500 रुपए। इसके अलावा लायबिलिटी पहले फर्नीचर पहले 0 था और 0 में 2500 ऐड हो गया तो यही 2500 रुपए आ गया, और लायबिलिटी नील। इसके अलावा कैपिटल पहले 5000 था और अभी भी 5000 ही आएगा। तो अब हम क्या कमेंट करेंगे कि हमारे पास 5000 रुपए के एसिड है कैश और फर्नीचर की शक्ल में और सबके सब ऑनर के। ये दोनों ट्रांजेक्शन पुरानी थी, कोई नई बात हमने नहीं पढ़ी। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 आपके लिए न्यू है रिकॉर्डिंग के लिहाज से।
इसमें जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, और ये अभी जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर में इस तरीके से शायद दोबारा ना हो। पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ। देखिए जब भी आप किसी भी इनटेंजिबल चीज की पेमेंट करते हैं ना, जैसे रेंट पे कर रहे हैं तो बिल्डिंग की सर्विस यूज करेंगे ना आप, आपको बिल्डिंग किराए पर लिया आपने, रेंट पे कर रहे हैं आप, तो रेंट जब आप पे करते हैं तो आप बिल्डिंग की सर्विस यूज करते हैं, इसका मतलब है आप सर्विस की पेमेंट कर रहे हैं। जब भी टेंजिबल चीज की पेमेंट करें तो वो पेमेंट एसेट की भी हो सकती है, एक्सपेंस की भी हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग को किराए पर लिया और 1 साल का रेंट दे दिया, ये तो आपने 1 साल का रेंट पे किया है, ये पेमेंट एसेट की है या एक्सपेंस की है? कैसे? दोनों कैसे हो गया? एक्सपेंस कैसे हो सकता है? आपने 1 साल का रेंट दिया, अभी एक दिन भी आपने बिल्डिंग यूज नहीं किया, एडवांस रेंट दिया आपने, तो किस तरीके से ये एक्सपेंस हो सकता है? आपको पहले पीछे मैं बता के आ रहा हूं कि हर वो चीज जिससे ये एक्सपेक्टेशन हो ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो एसिड होता है। तो ये तो 12 महीने का आपने एडवांस रेंट दिया, ये किसी भी तरीके से एक्सपेंस नहीं हो सकता है, दिस इज एसिड। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बिल्डिंग यूज की है, 2 महीने मैंने रह लिया, उसके बाद मैं उस 2 महीने का रेंट दे रहा हूं, तो फिर वो पेमेंट हमारी एसिड की थोड़ी है, क्योंकि हम उससे बेनिफिट ले चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो एक्सपेंस की पेमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी से, और एडवर्टाइजिंग कंपनी ने आपकी एडवर्टाइजिंग कर दी और आपने 1 रुपया भी अभी उसे नहीं दिया है, फिर आप पैसे देने जा रहे हैं उसको, अब जब आप पैसा पे करेंगे उसको तो ये किस चीज की पेमेंट है? एक्सपेंस की पेमेंट है। सर्विस की पेमेंट तो है, लेकिन आपके लिए सर्विस एक्सपेंस है या एसिड है? एक्सपेंस है, क्योंकि आपने उनसे एडवर्टाइजिंग करवा ली है। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास गए और उनको आपने कहा ये 3 महीने का एडवर्टाइजिंग का अमाउंट दे रहा हूं, मेरी एडवर्टाइजिंग करते रहना, 3 महीने का आपने उनको अमाउंट दे दिया, अभी उसने 1 रुपए की भी आपकी एडवर्टाइजिंग नहीं की, तो आपको तो 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिला। तो ये जो अभी जो पेमेंट हुई है अभी के लिहाज से ये क्या है? एसिड है। जब फ्यूचर आएगा, जब एडवर्टाइजिंग कर देगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा, लेकिन अभी ये एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट जिस चीज की हम कर रहे हैं वो इनटेंजिबल है, टेंजिबल चीज तो इनिशियली होती ही क्या है? अगर आप टेंजिबल चीज परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, तो ये एक्सपेंस हो सकती है इनिशियली, जब हम खरीदेंगे तो इनिशियली ये एक्सपेंस नहीं हो सकती, ये इनिशियली एसिड होगी। लेकिन क्योंकि टेंजिबल चीज है ना, ये तो फ्यूचर में यूज होगी। लेकिन अगर आप सर्विस की पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते वक्त हो सकता है कि आपने पहले ही उसे क्या कर लिया हो? यूज कर लिया हो, और जब पहले यूज कर लिया तो पेमेंट के वक्त वो एक्सपेंस होगा, और अगर आपने पहले यूज नहीं किया तो पेमेंट के वक्त वो एसिड होगा। जैसे आपने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मुआहदा किया, क्या मुआहदा किया आपने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से? क्या आप हमारी गुड्स कराची से इस्लामाबाद ले जाइएगा और हम ये चाहते हैं कि आप 5 महीने तक हमारा ये काम करें, और ये ले 5 महीने का एडवांस अमाउंट दे दिया आपने उसको। अभी जो आपने एडवांस अमाउंट दिया है ये एक्सपेंस है या एसिड है? एसिड है। क्यों? क्योंकि अभी आपको इस पेमेंट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो 5 महीने तक आपको सर्विस देगा, जितने महीने की सर्विस दे देगा उतना एक्सपेंस हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपने उनसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा लिया, उसने सारा माल आपका इस्लामाबाद पहुंचा दिया, फिर इनवॉइस भिजवाइए और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो अब ये पेमेंट एक्सपेंस की होगी या एसिड की होगी? एक्सपेंस की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, कब देते हैं एम्प्लॉय को सैलरी? काम करवाने के बाद या काम करवाने से पहले? काम करवाने के बाद। उसने काम कर दिया, सर्विस दे दी, उसके बाद आप उसे पैसे देते हैं, तो ये पेमेंट जो एम्प्लॉय को करते हैं आप, ये कौन सी होती है? एक्सपेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सैलरी द एक्सपेंस होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को आपने पहले पेमेंट दे दी है, फिर बाद में काम ले रहे हैं उससे, एडवांस पेमेंट कर दी है, तो वो एसिड होगी। उसके लिए टाइटल यूज होता है प्रीपेड सैलरीज। अब गौर से देखिएगा जरा, यानी आप अगर ये बात पहले हमारी हो गई कि अगर टेंजिबल चीज की पेमेंट कर रहे हैं तो वो इनिशियली एसिड होती है, वो इनिशियली एक्सपेंस नहीं हो सकती, क्योंकि उसे हमने यूज ही नहीं किया होगा, फ्यूचर में यूज होगा वो। लेकिन अगर आप सर्विस की पेमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू सी दैट वेदर यू हैव यूटिलाइज द सर्विस, यूज द सर्विस और नॉट। इफ यू हैव यूज द सर्विस एंड टेकन द बेनिफिट, देन द पेमेंट विल बी ऑफ एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने पेमेंट अभी जो है वो उससे बेनिफिट नहीं लिया, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, तो वो किसकी पेमेंट होगी? एसिड की। एसिड की कंडीशन में जो टाइटल होगा ना, उसके साथ आप प्रीपेड लगाएंगे। प्री मतलब पहले से, पेड मतलब अदा कर दिया, प्रीपेड पहले से अदा कर दिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइटल लिखे हैं ना, सैलरी एक्सपेंस का टाइटल आप कब यूज करेंगे? जब एक्सपेंस होगा, और प्रीपेड सैलरी का टाइटल कब यूज करेंगे? जब वो एसिड होगा। सही है। तो आप मुझे बताएं आप कुछ टाइटल्स, मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से वो किया है एग्रीमेंट, और मैंने अभी उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट कर दी, एडवांस कर दी, उन्होंने अभी हमें सर्विस नहीं दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या टाइटल यूज होगा? एसिड का टाइटल। लेकिन टाइटल क्या होगा उसका? प्रीपेड
ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप सैलरी की जगह पे क्या लगा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से अगर आपने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से काम तो करवा लिया लेकिन पैसे अभी नहीं दिए, तो फिर आप उन्हें जिस वक्त पैसा पे करेंगे आप बोलेंगे किसकी पेमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेंस की। तो टाइटल क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। यानी एक ही ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए एसेट का टाइटल बोलना है या एक्सपेंस का बोलना है, इसमें तमीज करनी है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल रेंट दिया बिल्डिंग का, आप बताइए बिल्डिंग का रेंट दिया और बिल्डिंग यूज कर चुके हैं आप दे ही नहीं रहे थे रेंट, उसको बदमाश बने हुए थे, वो अचानक दूसरे बड़े बदमाश लेकर आ गया, अब आपको उसे रेंट पे करना पड़ गया पिछले महीनों का, सही है। तो आपने पिछले महीनों का जो रेंट दिया है वो क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, एसेट है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, रेंट एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने ये पे करने के साथ साथ उसको 1 साल का और एडवांस भी दे दिया, इतने डर गए आप, तो वो जो आपने मजीद पैसे दिए फ्यूचर के लिए वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंट। अब आपने अगर एडवर्टाइजिंग करवाई और पैसे दे दिए एडवर्टाइजिंग करवाने के बाद, तो क्या टाइटल होगा, एडवर्टाइजिंग करवा ली, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवाई है एडवर्टाइजिंग कंपनी से और एडवर्टाइजिंग कंपनी को फिर पैसे दे रहे हो आप, तो क्या टाइटल होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग। और अगर आपने एडवर्टाइजिंग कंपनी को एडवांस दे दिया है, अभी एडवर्टाइजिंग हुई नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। देखिए इसमें ये टाइटल्स हैं, कब एक्सपेंस बोलना है, कब एसेट बोलना है, ये सारे टाइटल्स किसके हैं, ये सारे टाइटल एक्सपेंस के, ये सब एक्सपेंस के टाइटल्स हैं। और ये सारे टाइटल किसके हैं, ये एसेट के टाइटल। यानी एसेट में एडवांस पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रीपेड के साथ जो है वो टाइटल यूज करेंगे। अब आप कर लेंगे ये, यानी आपको कोई कहे कि भाई हमने एसेट है या एक्सपेंस का इसका डिटर्मिनेशन करना है, तो आपको भी इस तरीके से करना पड़ेगा और टाइटल भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप आए अपना हैंडआउट में, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें ना, इधर ही देख लें, लिखा हुआ है पे 2 months रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे किया, टेंट नहीं है ये, रेंट है, 600 रुपए का एडवांस रेंट दिया है। अब आप मुझे बताएं, उसने बता दिया एडवांस है, तो ये पेमेंट किसकी है, एसेट की है, एक्सपेंस की है, एसेट की है। अब इसके लिए क्या टाइटल यूज करेंगे आप, प्रीपेड रेंट। अगर ये ट्रांजेक्शन आपको सॉल्व करनी हो तो फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूं, फिर मिटा दूंगा, ये तो 11 क्वेश्चन के अंदर है ना, मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूं कि अगर ये ट्रांजेक्शन होती क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसको कैसे करते हैं आप बोलते हैं भाई सबसे पहले तो क्या आपने रेंट पे किया है, और रेंट जो पे किया है ना वो एसिड है, क्योंकि एडवांस रेंट पे हुआ है और उसका टाइटल आपको पता है प्रीपेड रेंट। और यहां पर देखें ये अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस पूरे पोर्शन में क्या आते हैं, एसिड्स, तो हमारे पास एक एसिड आ गया जिसका नाम क्या है, प्रीपेड रेंट। हालांकि ये इंटेंजिबल है लेकिन क्योंकि ये एसिड है तो आप इसे एसिड के साथ यहाँ पर लिखेंगे और आप प्रीपेड रेंट बढ़ाएंगे कितने से, 600 से, और फिर 600 से आपने क्योंकि पेमेंट किया कैश की मदद से तो कैश को कम कर देंगे 600 से। अब आप मुझे बताएं जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, तो फिर राइट में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर ये ट्रांजेक्शन होती तो ऐसे रिकॉर्ड करते, यानी अगर एडवांस आप पे कर रहे हैं, प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, कोई सा भी एडवांस पे करें आप, तो आप एसिड में एक टाइटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रीपेड के नाम से, उसे बढ़ाएंगे क्योंकि वो एसिड है हमारा, इंटेंजिबल है हालांकि, लेकिन फिर भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना उससे, इस वजह से एसिड है, तो एसिड में आप लिखेंगे उसको बढ़ाएंगे और कैश कम कर देंगे, और राइट में कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि टोटल एसिड अभी भी उतना ही होगा। लेकिन हमारी जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने इस महीने का रेंट दिया है, पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ। अब मुझे बताएं आप इस महीने का जो रेंट दिया है वो एसिड है या एक्सपेंस है, डिपेंड करता है ना पे कब किया है। अगर आपने मंथ के शुरू में पे किया है तो फिर तो वो एक एसिड होगा, और अगर मंथ के लास्ट में पे कर रहे हो, पूरा महीना आपने बिल्डिंग यूज कर ली है तो वो एक्सपेंस होगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ। और दूसरी चीज है, एक महीने का क्या करना है आपको, एक महीने का अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपके ख्याल में उसे क्या बना देना चाहिए, एसिड बनाना चाहिए, एक्सपेंस बनाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप एसिड बनाते हो ना फ्यूचर में वो एक्सपेंस बन जाता है, क्योंकि जब यूज हो जाएगा तो शुरू में तो वो एसिड था लेकिन बाद में एक्सपेंस बन जाएगा। तो इसे क्या बनाना चाहिए, एक्सपेंस एसिड, एक्सपेंस ही बना देना चाहिए। वजह क्या है, एक ही महीने का रेंट है तो एक ही महीने की पेमेंट है अगर, तो आपको उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये एसिड है या एक्सपेंस है। एक से ज्यादा महीनों की पेमेंट है तो फिर एडवांस भी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 महीने का रेंट दे रहा हूँ
तो इसका मतलब ये थोड़ी एडवांस है, हो सकता है पिछले महीनों का हो। तो आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि वो एडवांस बोल रहा है या नहीं बोल रहा। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो हम बोलेंगे ये किसकी पेमेंट है, एक्सपेंस की या एसिड की। असल में एसिड को रिकॉर्ड करने का तरीका मैंने क्या बताया अभी, एसिड बढ़ा देंगे और कैश कम कर देंगे। लेकिन एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इक्वेशन में कितनी चीजों का डाटा मेंटेन हो रहा है, एसिड का और लायबिलिटी का और कैपिटल का। क्या इक्वेशन में एक्सपेंस का कोई टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, नहीं। तो इक्वेशन में अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना हो तो उसका तरीका क्या है कि आप देखें ना कितना है हमारे पास रेंट 300 रुपए, 300 रुपए से कैश तो आप कम कर देंगे, लेकिन बढ़ाएंगे कौन सा एसिड, एसिड है ही नहीं। जिस चीज की आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप यूज कर चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, तो आप किसी एसिड को यहाँ नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो कैश तो कम होगा लेकिन किसी एसिड में कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। ये आपको रीजन समझ में आ रहा है क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं मैं दूसरा एसिड कोई, क्योंकि वो यूज हो गया ना। अगर ये एसिड होता तो फिर हम यहाँ टाइटल बना देते प्रीपेड रेंट का। एक्सपेंस है तो हम कोई एसिड नहीं बढ़ा सकते, और एक्सपेंस का टाइटल इक्वेशन में कहीं अलग से लिखा नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में टोटल एसिड बताएं मुझे, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एसिड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे राइट कम करना पड़ेगा। राइट किसका कम करूंगा मैं, ऑनर का। कितने से, 300 रुपए से ऑनर का राइट कम करने का तरीका देखिएगा। आप यहां इक्वेशन में प्लस की जगह पे माइनस नहीं लगाएंगे, यानी यहां माइनस नहीं लगाएंगे आप, ये जो है प्लस, इधर प्लस ही रखे रहने देंगे। क्यों, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो मसला हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इक्वेशन क्या है, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर यहां माइनस लगा दूं मैं, क्या इक्वेशन बन जाएगी, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तो गलत हो जाएगा ना वो। इसी वजह से आप यहाँ प्लस ही रखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर -300 कर देंगे, बात वही हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ इक्वेशन के प्लस का, ये इक्वेशन का प्लस है, इसको माइनस नहीं बनाना है। तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तो दिखा दिया, लेकिन ये न्यू ट्रांजेक्शन थी। और इसमें हमने क्या पढ़ा, जब भी किसी एक्सपेंस की पेमेंट हो, वो यूज हो चुका हो, तो कैश तो कम करेंगे या बैंक कम करेंगे, कोई ना कोई एसिड कम होगा, बढ़ेगा कोई एसिड नहीं, क्योंकि वो यूज हो गया। तो टोटल एसिड हमारा कम हो जाएगा। और राइट हम किसका कम करेंगे, ऑनर का। ऑनर का राइट क्यों कम कर रहे हैं, रेवेन्यू की वजह से किसका राइट बढ़ता है, ऑनर का। रेवेन्यू की वजह से जो एसिड आता है उस पर ऑनर का राइट होता है, तो एक्सपेंस की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, ऑनर की होगी। जैसे मैं आपको दूसरे क्वेश्चन दिखाता हूँ। 5वें सवाल में देखिए, छठी ट्रांजेक्शन, इसमें भी हम एक्सपेंस की अदायगी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसी ही ट्रांजेक्शन है, पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ। छठी ट्रांजेक्शन ने बताया एक्सपेंस की कौन सी ट्रांजेक्शन है, छठी ट्रांजेक्शन की, छठे क्वेश्चन की छठी ट्रांजेक्शन देखें आप, पेड वेजेस। वेजेस उजरत को कहते हैं। उजरत क्या होती है, जो डेली बेसिस पे पे की जाए सैलरी की जगह पे। ये भी एक्सपेंस है, इसमें भी यही करेंगे। क्या करेंगे, 2000 से कैश कम कर देंगे और 2000 से ऑनर का राइट कम हो जाएगा। 8वां देखें, छठे क्वेश्चन का 8वीं ट्रांजेक्शन देखें आप, पे इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल। ये क्या एक्सपेंस है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल की पेमेंट हम कब करते हैं, यूज करने के बाद, तो ये एक्सपेंस की पेमेंट है। तो क्या करेंगे, इसमें कैश कम करके ऑनर का राइट कम कर देंगे। इसके अलावा आइए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन देखें, क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरीज। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि सैलरी कब पे की, एडवांस है या क्या, तो भाई सैलरी नॉर्मली एक्सपेंस होती है, तो कैश कम करेंगे और ऑनर का राइट कम करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सेकंड लास्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन, रेंट एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस, यहाँ तो लिख के भी दे दिया, तो इसका इफेक्ट भी ऐसे ही आएगा, कैश कम करके ऑनर का राइट कम करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, हर क्वेश्चन में इस तरीके से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कुछ कुछ। तो आपको अगर कोई, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की 5th ट्रांजेक्शन देखें, एक्वायर्ड अ शॉप एंड पेड एडवांस रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ लिख दिया है ये एसिड है। अब इसमें आप कैश तो कम करेंगे, लेकिन एक और एसिड भी पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, प्रीपेड रेंट। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, प्रीपेड रेंट को बढ़ा के कैश को कम कर देंगे। ये क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं ना, आज ही इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप उस सोल्यूशन को, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, सोल्यूशन से मैच करें, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, सोल्यूशन से मैच करें, तो फिर इस तरीके से आप कर लेंगे काम। ओके, तो आपको एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन मैंने मुकम्मल तौर पर बता दी। तो कितनी ट्रांजेक्शन हो गई हमारी अब तक, 5। पहली क्या पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जितने से एसिड इंक्रीज हो उतने से डिक्रीज हो तो क्या होगा। तीसरा, परचेज करें पेमेंट ना करें तो क्या होगा। चौथा, सर्विस अंजाम दे तो क्या होगा। 5वां ये एक्सपेंस की पेमेंट में क्या होता है। और एक्सपेंस में मैंने इसके साथ साथ एडवांस वाली भी आपको समझा दी है। अब एडवांस वाली आएगी तो आप कर लीजिएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया, बैलेंस करेंगे। 2500 में से 300 लेस करेंगे। अकाउंटिंग का स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहा होता है उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनालिसिस, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एडजस्टिंग एंट्रीज। यानी अगर ये 3 टॉपिक पे आपकी कमांड है तो आप दूसरे टॉपिक पढ़ सकते हो। अगर ये 3 आपके वीक होंगे, जगह जगह फंसेंगे आप। अकाउंटिंग इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन और तीसरी चीज एडजस्टिंग एंट्रीज। ये जब 3 टॉपिक आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है इसमें, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक्स में हर जगह यूज होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन और एनालिसिस से बगैर तो आगे ही नहीं बढ़ सकते आप। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री ऐसी है जो बहुत सारे टॉपिक्स में भी आती है, कुछ में नहीं जरूरत होगी उसकी, कुछ में ज्यादातर में जरूरत होती है। लेकिन इन 2 टॉपिक के बगैर तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं चलेगी। इसी वजह से इनको ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ना है हमें। ओके, शुरू में आप देखिएगा टॉपिक में टाइम भी हम ज्यादा लगा रहे होंगे, बाद में फिर एक दिन में एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 5000 में से हम लेस कर देंगे कितना, 300 रुपए, तो हमारे पास कितना आ गया 4700। तो दोनों साइड इक्वल है। अब हम कमेंट करेंगे क्या कि हमारे पास 4700 रुपए के एसिड है कैश और फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब किसके हैं, ऑनर के। और खुशखबरी वाली बात क्या है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, 5, 6 और 6, ये तीनों पुरानी है। ये आप जल्दी से मुझे करवा दें। अगली क्या है, सर्विस अंजाम दिया और कैश कलेक्ट कर लिया 1000। सही है, तो सर्विस अंजाम दिया मतलब कि किसी बिजनेस की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को जाके वेरीफाई किया होगा। बस हमें तो अकाउंटिंग पे इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा ये देखना है। सबसे पहले क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कौन सा एसिड बढ़ रहा है, कैश। तो हमें कैश मिला है, कितना मिला है 1000, तो एक एसिड कैश बढ़ा देंगे कितने से, 1000 से। उसके बाद कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, सर्विस अंजाम दोगे तो एसिड आता ही है, कम तो कोई होता नहीं है, तो फर्नीचर पर नो इफेक्ट। अब टोटल एसिड क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। तो राइट किसका बढ़ाएंगे, ऑनर का। और इसी तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सर्विस अंजाम देकर ऑनर का राइट बढ़ाया था, कितने से बढ़ेगा 1000 से ऑनर के राइट को बढ़ा देंगे। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो। अब बैलेंस करेंगे, 2200 में 1000 ऐड होगा तो बैलेंस आ गया 3200, और ये 2500 रुपये। तो टोटल अब हमारा एसिड बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5700। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो अभी कोई नई बात नहीं आई, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, जो नई बात है वहां पर रुकेंगे। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5, ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा हुआ है, सिप्लाइज खरीदी है उधार पर रेक्सिन कंपनी से 200 रुपए की। चले इफेक्ट बताएं जरा। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो क्या खरीदा है आपने, सिप्लाइज, तो आप एक एसिड बढ़ाएंगे जिसका नाम क्या होगा, सिप्लाइज। कितने से बढ़ाएंगे, 200 रुपए। आपने 200 की सिप्लाइज खरीदी है तो आप 200 से सिप्लाइज को इंक्रीज कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। हाँ बताइए बेटा, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, पहली क्लास है, मिलके जाइएगा। हाँ बेटा, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, कोई एसिड कम नहीं हो रहा क्योंकि हमने पेमेंट, बेटा पिछला वाला आपको पता होना चाहिए कि मैं आज तो वो पिछला जो मैंने करवा दिया था उसी की मदद से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पिछला आपको मिल जाएगा, वो मैं वीडियोस बना लेता हूँ उसकी, तो आप देख लीजिएगा उसको। 200 से किसी एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 200 रुपए से सिप्लाइज तो बढ़ गए लेकिन कम कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। ये पीछे हम कर चुके हैं, तो राइट हम बढ़ाएंगे, किसका राइट बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का। आउटसाइडर का क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की तो हमारे टोटल एसिड में से 200 रुपए के एसिड किसके हैं, आउटसाइडर के हैं, तो हम आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे। बेटा जब भी परचेज करें और पेमेंट ना करें, राइट आउटसाइडर का बढ़ता है। कितने से बढ़ाएंगे, ये कोई नई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं तो पुरानी ट्रांजेक्शन है, ये तो आपको सही बतानी है। ये हमने इफेक्ट दिखा दिया, कोई नई बात नहीं पड़ी। अब बैलेंस कर लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 3200 रुपये, ये भी ऐसे आ जाएगा। और सप्लाईज पहले कितनी थी, 0 में 200 ऐड हुआ 200 आ गया। और ये फिर लाइबिलिटी पहले 0 थी और 0 में 200 रुपये ऐड होगा 200 आ गया, जबकि कैपिटल 5700। तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनको अगर आप ऐड करें तो ये कितना बन रहा है 5900, और इक्विटी भी कितनी बन रही 5900। तो हम क्या कमेंट करेंगे, हाँ बेटा, कि हमारे पास 5900 रुपये के एसिड है कैश, फर्नीचर और सप्लाईज की शक्ल में, और जिसमें से 200 रुपये के आउटसाइड लगे हैं
और 5,700 के किसके हैं? ऑनर के। सही है, ये कोई नई बात नहीं थी। अगली ट्रांजेक्शन भी पुरानी है, देखिएगा। वेंडर सर्विसेज ऑन अकाउंट एंड बिल्ड उल्फत एंड सन्स। सर्विस अंजाम दिया, बिल भिजवा दिया। अरे उल्फत एंड सन्स ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, उधार पर है ना, तो उसने अभी हमें क्या दिया? प्रॉमिस। और प्रॉमिस को मैंने कहा था या तो रिटर्न प्रॉमिस होगा या ओरल प्रॉमिस होगा। ओरल प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। और रिटर्न प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? नोट्स रिसीवेबल। और ये दोनों एसिड होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तब मुझे बताएं यहाँ कौन सा प्रॉमिस आ रहा है, रिटर्न या ओरल? कुछ लोग कह रहे हैं रिटर्न आ रहा है। रिटर्न प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? जिसको सर्विस दोगे ना वो प्रॉमिस करेगा राइटिंग में, तो रिटर्न प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस हम थोड़ी कर रहे हैं, प्रॉमिस तो वो कर रहा है। यहाँ क्या हुआ? हमने सर्विस अंजाम दी और हमने बिल भिजवाया है, तो हमें हमारे कस्टमर ने लिख के नहीं दिया। जब हमारा कस्टमर लिख के देगा तो वो प्रॉमिस रिटर्न होगा। तो यहाँ कस्टमर ने लिख के नहीं दिया, हमने इनवॉइस भिजवाया उसको, तो उसने क्या बोला? सही दे दूंगा पैसे। यानी उसने तो ओरल लिखा है। राइटिंग में होगा ना तो देखें ऐसे लिखा हुआ होगा। इसकी आखिरी ट्रांजेक्शन देखें, रेंटेड सर्विस टू मिस्टर अकरम फॉर 30,000 एंड रिसीव द प्रॉमिसरी नोट। अब हमें अपने कस्टमर से राइटिंग में प्रॉमिस मिल गया। ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कस्टमर से हमें क्या मिला है? नोट्स रिसीवेबल। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर कस्टमर से हमें कुछ भी नहीं मिला अभी, मतलब राइटिंग में, तो इस वजह से हम बोलेंगे ओरल प्रॉमिस मिल रहा है। जी अब आप बताइए, सबसे पहले हम ये सोचते हैं ना कौन सा एसिड बढ़ रहा है, कौन सा एसिड बढ़ाएंगे? कैश तो मिल ही नहीं रहा ना हमें, हम तो सर्विस उधार पे अंजाम दे रहे हैं बेटा। रेंडर सर्विस ऑन अकाउंट एंड बिल उल्फत एंड सन्स, सर्विस हमने उधार पे अंजाम दी है। नहीं ये तो नहीं हो सकता। आप थे लास्ट क्लास में, थे लास्ट क्लास में थे। हाँ बेटा, कौन सा एसिड बढ़ेगा? अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा ना। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं और वो हमें कुछ नहीं दे रहा तो वो प्रॉमिस देता है, और प्रॉमिस ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। और अगर ओरल प्रॉमिस है तो अकाउंट रिसीवेबल, रिटर्न प्रॉमिस है तो नोट रिसीवेबल। और यही बताया था अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन सा प्रॉमिस है तो वो ओरल प्रॉमिस होता है। यानी कस्टमर हमसे वादा करेगा, उसकी वैल्यू होती है। लास्ट क्लास में बताया तो था, नहीं थे आप लास्ट क्लास में? सैटरडे वाले दिन थे, तो आप रिवाइज लाजमी करें बेटा। आप क्लास में आने से पहले प्लीज रिवाइज करें, वरना फिर भूल जाएंगे आप। कस्टमर जब हमसे प्रॉमिस करता है ना, उसकी भी वैल्यू होती है। कितने का प्रॉमिस किया कस्टमर ने हमसे? 750 का। इसके अगेंस्ट हमें 750 रुपीज मिलेंगे। तो जिस चीज की भी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी वो एसिड होता है। इससे हमें फ्यूचर में फायदा भी मिलेगा, उस प्रॉमिस से कैश आएगा हमारे पास। तो ये हमारा एसिड है। तो आप एक एसिड पढ़ाएंगे जिसका नाम क्या होगा? अकाउंट्स। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको और आगे वाला समझ में भी नहीं आएगा आपको। प्लीज, अकाउंटिंग में हर टॉपिक पिछले वाले टॉपिक पे खड़ा हुआ है। अगर आपने पिछले टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, आगे वाला समझ में आपको बहुत कम आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे अभी हम जितनी भी बातें करेंगे मैं तो उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे बोलूंगा जो पीछे हमने किया हुआ है। मैं आपको हवाला दूंगा वहाँ का, रेफरेंस, कि पीछे हमने ये किया था, अब हम ये कर रहे हैं। अगर आपको पिछला वाला ही नहीं याद तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अपना ख्याल रखें। 750 से आप अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा कर देंगे। ये किया था, देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, ये रहा 50,000 से हमने अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा किया था और ऑनर का राइट बढ़ाया था। इधर भी ऐसे ही होगा कि एक एसिड हमारा बढ़ गया अकाउंट रिसीवेबल 750 से, बाकी कौन कौन से एसिड कम होंगे? कोई भी एसिड कम नहीं होगा, तो तमाम एसिड पे नो इफेक्ट। और क्योंकि एक एसिड बढ़ गया है 750 से, इनकम कुछ नहीं हुआ तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। और राइट हम किसका बढ़ाएंगे? ओनर का राइट बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस जो अंजाम दी है वो ऑनर ने दी है, उसके अगेंस्ट पैसा भी ऑनर को ही मिलेगा। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का। कितने से? 750 से। तो राइट ऑनर का ही बढ़ना चाहिए। इस पर भी हमने डिटेल में बात की थी। अब हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस के अंदर 3200 पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो ऐसे आ जाएगा। 2500 पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो भी ऐसे आ जाएगा। 200 पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, वो भी ऐसे आ जाएगा। लेकिन रिसीवेबल पहले 0 था और 0 में 750 ऐड हुआ तो ये हो गया 750। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो भी ऐसी आ जाएगी। और कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कैपिटल पे इफेक्ट आया है 750 से बढ़ गया तो उसे बढ़ा देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये नई बात पढ़ी है जो मैंने हाईलाइट की है। बाकी ये सारी ट्रांजेक्शन पुरानी है, इसमें कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं है। प्रीवियस जो हमने 1 2 3 क्वेश्चंस करे थे वैसी ही ट्रांजेक्शन है। अब जो आखिरी की 3 ट्रांजेक्शन आ रही है, ये तीनों बहुत आसान है, लेकिन ये तीनों न्यू ट्रांजेक्शन है और तीनों आसान है। जैसे पहली देखें आप, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने क्या किया?
जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश निकाल के लेके चला गया घर। अब ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की उलट है। इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, एसिड कारोबार में लाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एसिड बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। ये इन्वेस्टमेंट की उलट होगी ना, वो निकाल के लेके जा रहा है घर। अब क्या होगा, एसिड कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। इस तरीके से वहां पर ये उसकी उलट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की उलट है कि विड्रॉल कर लिया जाए, और इसे कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? तो ये इसका इफेक्ट दिखाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, और क्योंकि ऑनर ने विड्रॉ किया ना कारोबार से, तो कोई एसिड बढ़ेगा थोड़ी बिजनेस में। बिजनेस से एसिड क्या होगा, कम। आपको बिजनेस को देखना है, ऑनर की पर्सनल लाइफ को नहीं देखना है। वो जब 100 रुपये निकाल के लेके जा रहा है तो पर्सनल लाइफ में तो एसिड बढ़ गया, लेकिन आप पर्सनल लाइफ को कंसीडर नहीं करेंगे, आप बिजनेस को कंसीडर करेंगे, और बिजनेस में से कैश को क्या कर देंगे, कम। वो निकाल के लेके चला गया, एक एसिड कैश कम हो जाएगा। बाकी फर्नीचर पर, अगर फर्नीचर वो निकाल लेता, फर्नीचर भी विड्रॉ करता, तो फर्नीचर भी डिक्रीज करते। सप्लाईज विड्रॉ करता, सप्लाईज भी डिक्रीज करते। जो एसिड वो विड्रॉ करेगा आप उसे डिक्रीज करेंगे, और विड्रॉल की ट्रांजेक्शन में किसी भी एसिड में इजाफा नहीं होता। तो टोटल एसिड अब बताएं, बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा। तो हमें राइट कम करना पड़ेगा। किसका राइट कम करेंगे? ओनर का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड कौन निकाल के लेके जा रहा है? ऑनर। और ऑनर का राइट का कम करने का तरीका मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट बनाकर फिर वहां माइनस करेंगे। तो दिस इज न्यू ट्रांजेक्शन, बट दिस इज सो सिंपल ट्रांजेक्शन कि ड्राइंग जब भी हो, जो एसिड विड्रॉ कर रहा है, जोन सा भी एसिड विड्रॉ कर रहा है, उसको डिक्रीज करो और ऑनर का राइट क्या कर दो, कम कर दो। अब हम इसे क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने दो न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ी, एक एक्सपेंस वाली कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो पेमेंट है वो एक्सपेंस है, हम कैश कम करके ऑनर का राइट कम करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एक्सपेंस और नॉट। अगर एक्सपेंस नहीं है, एसिड है, तो कैश कम करेंगे और एक दूसरा एसिड बढ़ा देंगे प्रीपेड के नाम से। दूसरी हमने ट्रांजेक्शन ड्राइंग की देखी कि ड्राइंग में क्या होता है, ऑनर सिर्फ कैश नहीं, कोई भी एसिड विड्रॉ कर सकता है। जो एसिड विड्रॉ करेगा उसे डिक्रीज कर दो, और क्योंकि टोटल एसिड कम हो जाएगा तो राइट कम कर दो किसका, ऑनर। ये हमने अकाउंटिंग पेशेंट पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करेंगे तो देखिए माइनस हो गया कैश, बाकी ये तीनों एसिड ऐसी कॉपी हो जाएंगे क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। लायबिलिटी हमारी 200 थी, अभी भी 200 ही आएगी क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आया, और कैपिटल में से हम 100 रुपीज माइनस कर लेंगे, तो अभी भी हमारी एसिड और इक्विटी साइड बराबर है। जब आप सॉल्व करेंगे तो हर बैलेंस पर दोनों साइड को टोटल करके देखिएगा लाजमी। इस तरीके से जो है आपको चीजें पता चल सकती हैं। अब ये बंदा है, ये देखें, ये आइडेंटिफाई करके आया कि सोल्यूशन में एक एरर था, इसलिए किया होगा ना, घर में प्रैक्टिस की होगी तो इससे मिली चीज। अगर आपने भी की होती तो आप में से भी कोई बंदा लेके आता, लेकिन पता नहीं चला। सही है, सही वाला क्या था, सोल्यूशन से देखा होगा आपने। अच्छा, इसे वीडियो में देखा है, सही है, ओके ओके। सोल्यूशन से देखा है तो वहां तो करेक्ट था। बहरहाल ट्रांजेक्शन नंबर 8 भी आसान है, न्यू है लेकिन आसान है। क्या लिखा हुआ है, पेड कैश ₹100 टू रेक्सिन कंपनी। हाँ बेटा, आप बताइए, रेक्सिन कंपनी को 100 रुपए हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो बंदा रेक्सिन कंपनी को 100 रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पूरा एक्सप्लेन करें ना, क्या हुआ था, पूरा माजी एक्सप्लेन करें, क्यों दे रहे हैं 100 रुपए? अरे बेटा, आप गौर से क्वेश्चन में देखते ना, आप बता रहे थे, आप देख नहीं रहे क्वेश्चन में। हाँ बेटा, आप बताएं, रेक्सिन कंपनी को 100 रुपए क्यों दे रहे? आपने क्वेश्चन पढ़ा पूरा? रेक्सिन कंपनी कौन है ये? हु इज रेक्सिन कंपनी? तुम लोग तो बता रहे हो ना, आप बताइए, रेक्सिन कंपनी को 100 रुपए क्यों दे रहे? लिखा हुआ है क्वेश्चन को, शुरू से रीड कर लो, शुरू से रीड कर लो, शुरू से। ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें 9 ट्रांजेक्शन है, 9 ट्रांजेक्शन का एक सवाल है, इसको पूरे को पढ़ लें आप बोल रहे, बताएं। उनसे सप्लाईज परचेज की थी, तो इस वजह से उन्हें 100 रुपए दे रहे हैं। कितने की सप्लाईज खरीदी थी? 200 रुपए की, तो उसका राइट उस वक्त बढ़ गया था। अब उसको उसमें से हम 100 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए क्यों नहीं दे रहे? वो बाद में दे देंगे। अभी हम पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं 100 की, 100 रुपीज बाद में दे देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सप्लायर है ना, इससे हमने ये सप्लाईज ली थी 200 रुपए वाली, और उसका राइट भी हमारे पास था 200 रुपए।
उसमें से हम 100 रुपये उसे अदा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, आप उसे कैश दे रहे हैं, आप बताइए पीछे, हाँ आप उसे कैश दे रहे हैं या सप्लाईज वापस कर रहे हैं? सप्लाईज वापस कर रहे हैं। आप अगर एक बात बताओ, अगर तुम किसी से कोई एसिड परचेस कर रहे हो उधार पे, तो बाद में जब पेमेंट का वक्त आएगा उसे एसिड वापस कर दोगे। कॉमन सेंस इज द सेंस दैट इज नॉट कॉमन दीज डेज, दैट्स व्हाई पीपल गिव रॉन्ग आंसर। अगर तुम और से सोचो सो नहीं तो तुम आंसर सही दोगे ना। हाँ बताओ बेटा, तुमने एक बंदे से फर्नीचर खरीदा उधार पर, अब पेमेंट का वक्त आ गया, क्या करोगे तुम? कैश दोगे उसको या फर्नीचर वापस करोगे? कैश दोगे ना, फर्नीचर वापस तो नहीं करोगे। इसी तरीके से हमने रैक्सन कंपनी से सप्लाई जो परचेज की है 200 की, जब पेमेंट का दिन आया हमने 100 रुपए दिए तो उसे हम कैश देंगे ना, सप्लाईज थोड़ी देंगे। सप्लाईज हमारे पास रहेगी, तो इस सप्लाईज में कोई चेंजेस आएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट कर देते हैं इस तरीके से, वो सप्लाईज को ही कम कर देते हैं उठा के। जब आप उसे पे कर रहे हो कैश तो सप्लाईज थोड़ी कम होगी, बल्कि इसमें आप एक एसिड कम करेंगे। कौन सा? देखिए पहली बात है, बढ़ेगा कोई एसिड नहीं। पहला सवाल तो हमारा ये था ना, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कोई एसिड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करें तो कारोबार से कैश जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, कैश कम करने के साथ साथ ये सप्लाईज भी 100 रुपए की कम कर देता है। उससे पूछा जाए क्यों, बोले सर पेमेंट कर रहे हैं ना, तो भाई सप्लाईज का इसमें क्या कसूर है? सप्लाईज तो आपके पास कारोबार में ही रहेगी, तो सप्लाईज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपकी हो गई। आप उसके अगेंस्ट उसे कैश दे रहे हो ना, अब कैश भी दे दो सप्लाईज भी दे दो। तो एक बच्चा बड़ा जबरदस्त रैशनल दे रहा है, बोले सर 100 रुपए देनी है, 100 रुपए की सप्लाईज दे देंगे। भाई 100 रुपए बाद में देंगे, सप्लाईज नहीं देंगे उसे, और रिसीवेबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई एसिड नहीं बढ़ रहा, बस कैश हमारे पास से 100 रुपीज कम हो जाएगा। सही है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया, तो किसका राइट कम करेंगे? या आपने 100 रुपए सप्लायर को दिए हैं ना, सप्लायर को अपने पैसे दिए हैं या उसके पैसे दिए? अपने पैसे थोड़ी दिए हमने, उसके पैसे बनते थे 100 रुपीज का, 200 रुपीज का उसका राइट था, उसमें से आपने 100 रुपए दिए, तो सप्लायर को हमने अपने पैसे नहीं, उसको उसके पैसे दिए, उसका राइट बनता है ना। सप्लाई उसकी रख ली, जब सप्लाई उसकी रख ली तो पैसे पर उसका हक हो जाएगा ना फिर। तो आप उसको उसके पैसे दे रहे हो, और उसका कितना हक बनता था? 200, और जब उसको आप उसके 100 रुपए दे दोगे तो फिर उसका कारोबार पे राइट 100 रुपए ही रह जाएगा। इसी वजह से आप उसका राइट 100 से कम करोगे। तो सप्लायर को हमने अपने पैसे नहीं दिए, सप्लायर को हमने उसके अपने पैसे दिए, तो ऑनर का राइट पर नो इफेक्ट। तो स्टूडेंट क्या क्या गलती करता है इस ट्रांजेक्शन में? एक तो कैश कम करने के साथ साथ सप्लाईज भी कम कर देता है। दूसरा एक और एरर भी करता है, वो ऑनर का भी राइट कम कर देता है, आउटसाइडर का भी राइट कम कर देता है, या फिर सिर्फ ऑनर का राइट कम कर देता है। होना ही नहीं चाहिए ऑनर का राइट कम, क्योंकि पेमेंट ऑनर ने अपने पैसे थोड़ी दिए उसको ना, ऑनर निकाल के लेके जा रहा है, उसके पैसे थे उसको दे दिए, अब उसका राइट कम हो गया। क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया था सारे एसिड में 200 रुपए के एसिड किसके हैं? आउटसाइडर के थे। अब सारे एसिड में 100 रुपए के एसिड किसके हैं? आउटसाइडर के। बाद में आप उसे पे करेंगे। तो दिस इज न्यू ट्रांजेक्शन, बट दिस इज सिंपल। इस क्वेश्चन में हमने 3 न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ ली। कौन कौन सी? एक्सपेंस में क्या करेंगे? कैश कम करेंगे, बढ़ेगा कुछ नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? यूज हो गया, तो टोटल एसिड कम करके राइट ऑनर का कम करेंगे। दूसरी, अगर ड्राइंग हो रही है तो जो एसिड विड्रॉ कर रहे हो उसे कम करके ऑनर का राइट कम कर दो। रीजन मैंने बता दिया पीछे। तीसरी, कि अगर हम आउटसाइडर को पेमेंट करें लाइबिलिटी की, तो कैश कम करेंगे लेकिन कोई और एसिड ना बढ़ेगा ना कम होगा नॉर्मली, तो फिर राइट भी किसका कम करेंगे? क्योंकि उसको उसके पैसे वापस किए हैं। जी बेटा बोलिए। ऑनर का राइट क्यों बढ़ेगा? जो एसिड आउटसाइडर का था ना वो हमारा हो गया। ऑनर कितने से एसिड कम हुए ये बताएं आप? कहां से? अभी इस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर 8 में कितने से एसिड कम हुए? 100 रुपए से। और जब इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन में एसिड इज इक्वल टू इक्विटीज है, जब एक साइड पर 100 रुपए से कमी किया तो दूसरे साइड पर भी सिर्फ 100 रुपए से ही कमी कर सकते हो तुम, वरना तो इक्वेशन ही इम्बैलेंस हो जाएगी। पहले मैथमेटिकल आंसर तो ये हो गया इसका। अगर तुम 100 रुपए यहाँ से कम करो और यहाँ कुछ और भी करो 100 रुपए के अलावा, तो इक्वेशन का जो बैलेंस आएगा वो तो बराबर नहीं होगा, या होगा? और जब तुमने ऑनर को कुछ दिया ही नहीं है, ऑनर के तो एसिड यही रखे हुए, पेमेंट ही आउटसाइडर की है, तो सिर्फ उसी के राइट में चेंजेस आनी चाहिए ना। ऑनर का राइट कब बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट के वक्त, पहली चीज इन्वेस्टमेंट के वक्त। दूसरा, ऑनर का राइट कब बढ़ता है? जब सर्विस अंजाम देते हैं। ऑनर का राइट कम कब होता है? जब एक्सपेंस होता है। और ऑनर का राइट कम कब होता है? जब ड्राइंग होती है। इसके अलावा ऑनर का राइट कभी भी चेंज नहीं करेंगे आप।
क्या क्या है बताओ, पहले बताओ। ये इन्वेस्टमेंट के वक्त बढ़ेगा, सर्विस अंजाम देते वक्त बढ़ेगा। ये सर्विसिंग बिजनेस की कहानी है, ट्रेडिंग बिजनेस की नहीं है। हर सवाल जो हम पढ़ रहे हैं सब सर्विसिंग बिजनेस के। इन्वेस्टमेंट के वक्त बढ़ेगा, सर्विस अंजाम देते वक्त बढ़ेगा। कम कब होगा? एक्सपेंस के वक्त कम होगा, ड्राइंग के वक्त कम होगा। इसके अलावा दुनिया में इक्वेशन पढ़ते वक्त किसी और रीजन की वजह से ऑनर का राइट तब्दील नहीं हो सकता, यही होगा बस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? लायबिलिटी में कमी करेंगे और कैपिटल ऐसी कॉपी हो जाएगा। तो दोनों साइड्स इक्वल है, 6,450 रुपए दोनों साइड्स पर आ गए। तो 3 ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में न्यू आई हैं। इसके बाद आ जाए आगे लास्ट ट्रांजेक्शन। ये भी निहायत आसान ट्रांजेक्शन है तो न्यू ट्रांजेक्शन लेकिन आसान है। क्या लिखा हुआ है? रिसीव कैश 500 फ्रॉम उल्फत इन सन्स। उल्फत इन सन्स से 500 रुपए लिए हैं। क्यों लिए हैं भाई? हर चीज में ना आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े या अकाउंटिंग पढ़े या कुछ भी, आपके दिमाग में क्यों वाला सवाल होना चाहिए। हर किस्म का क्यों आप मुझसे पूछिए, आपके दिमाग की जो कंफ्यूजन है इससे दूर होंगी। लेकिन पूछे कैसे? जब सवाल का टाइम आए। आप हर किस्म लिख लें अपने पास सवाल, कल पूछ लें। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ी है और 2-3 महीने बाद आपको कोई सवाल समझ में आ रहा है, आप उस वक्त आ जाए। लेकिन क्यों का जवाब आपको नहीं मिलेगा ना, तो आप कंफ्यूज घूमते रहेंगे। हाँ बेटा बताओ, उल्फत से क्यों पैसे ले रहे? सर्विस दी थी उधार पर 750 की, तो उसने हमसे वादा कर लिया था। ये देखिए हमने ये वादा लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। अब इसके अगेंस्ट हमें कैश मिल रहा है। जब हमें वो कैश दे रहा है 500, तो कितने का प्रॉमिस किया हुआ उसने हमसे? 750 का। तो प्रॉमिस कितना हो जाएगा फिर? 250 का प्रॉमिस रह जाएगा और हमारा कैश बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉमिस क्या करना है? हमें कम करना है, बढ़ाना है? कम करना है कलेक्शन के वक्त। तो मुझे आप बताएं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो कौन सा एसिड बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है कितना? 500। और कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? ये प्रॉमिस कम हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल में कमी करेंगे। जब भी कलेक्शन हो ऐसे बंदे से जिसका रिसीवेबल पहले मौजूद हो, तो आप रिसीवेबल में कमी करेंगे। लेकिन रिसीवेबल मौजूद ना हो तो इसका मतलब है अभी अभी सर्विस अंजाम दी होगी, अब फिर कैश बढ़ा के ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। अच्छा, यहां पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब आप मुझे बताएं, क्या ये ट्रांजेक्शन आपको जानी पहचानी लग रही है? जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, और जब जितने से एसिड बढ़े उतने से कम हो तो टोटल एसिड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, और राइट हम किसी का भी चेंज नहीं करते। तो ये ट्रांजेक्शन है तो न्यू, लेकिन ये पुरानी ट्रांजेक्शन जैसी है। ये हमने इफेक्ट दिखा दिया। अब हम कर लेंगे बैलेंस, और बैलेंस इक्वल आ जाएगा 3000 में ऐड करेंगे 500, 3500 आ गया। और ये हमारी जो 2 एसिड्स हैं ये ऐसी की ऐसी कॉपी हो जाएंगे, नो चेंज। जबकि रिसीवेबल पहले 750 था, 500 लेस करेंगे तो 250 आ जाएगा। जबकि लायबिलिटी ऐसी कॉपी हो जाएगी और कैपिटल भी ऐसी कॉपी हो जाएगा, नो इफेक्ट। अब टोटल करें जरा, कितना बन रहा है? 6,450। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, 6,450। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि ये सॉल्यूशंस अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बने हुए मेरे पास। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की 2 मरतबा सॉल्व करेंगे आप, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5, 6, 7, 8 जितने हम डिस्कस कर सके। पहले मुझे नहीं चाहिए डिस्कस, आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़े से क्वेश्चन। अब सुनिए गौर से, कितनी ट्रांजेक्शन पढ़ी है टोटल हमने? 8। पहली ट्रांजेक्शन मतलब 4 सवाल पढ़े, हर सवाल में डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थी, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो कितनी ट्रांजेक्शन पढ़ी? 8। पहली ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या होता है? एसिड बढ़ जाते हैं, ऑनर का राइट बढ़ जाता है। दूसरी, जितने से बढ़े उतने से कम हो तो टोटल एसिड वही रहता है, राइट चेंज नहीं होगा। तीसरी, परचेस करो पेमेंट ना करो तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा और राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। चौथी, सर्विस अंजाम दो तो कैश या बैंक या नोट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है, टोटल एसिड बढ़ जाता है और राइट किसका बढ़ाते हैं? पांचवी, अगर आप एक्सपेंस की पेमेंट करें तो कैश कम होगा या बैंक, जो भी एसिड कम हो जाएगा, कोई एसिड बढ़ेगा नहीं, टोटल एसिड कम हो जाएगा, राइट ऑनर का कम होगा। छठी, कि अगर हम ड्राइंग करें तो एसिड्स कम हो जाएंगे और ऑनर का राइट कम करेंगे। डायरेक्ट बता रहा हूं अभी। सातवीं, कि अगर आउटसाइडर को पेमेंट कर दें लायबिलिटी के अगेंस्ट तो एसिड कम करेंगे और आउटसाइडर का राइट कम कर देंगे, कैश कम करेंगे मतलब। और अगर रिसीवेबल की कलेक्शन हो जाए तो कैश बढ़ा के अकाउंट रिसीवेबल कम कर देना है, राइट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन के 4 न्यूमेरिकल्स में आपने ये देखा कि ऑनर के राइट में तब्दीली की 4 वजूहात हैं।
ये देखिए, ये हमने यहां पर लिखी हुई, ऑनर के राइट में तब्दीली की 4 वजूहात। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी, परेशान हो गया ये, क्या हो गया इसको? कौन सा वाला? ये वाला, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, यहां पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ऑनर के राइट में, नीचे वाली चीजें नहीं पढ़िएगा, ऑनर के राइट में इजाफे की वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सर्विस अंजाम देना, और ऑनर के राइट में कमी की वजह क्या है? ड्राइंग और एक्सपेंस। यानी आप सर्विस अंजाम दे रहे हैं तो ऑनर का राइट बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट के वक्त बढ़ाएं, ड्राइंग और एक्सपेंस के वक्त ऑनर का राइट कम करें। इसके अलावा ऑनर के राइट में कभी भी तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन ये कौन से टॉपिक के लिहाज से है? अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से। अकाउंटिंग इक्वेशन से आप बाहर निकलेंगे तो ये कॉमन चेंज होगा, तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन 2 ही तरीके से, एक इक्वेशन में और इक्वेशन के बाहर। तो अभी आप इसे याद कर लें, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये 2 चीजें ऑनर के राइट में इजाफे की वजह, और ये 2 चीजें ऑनर के राइट में कमी की वजह। अब आप आगे आए जरा, आप मुझे क्वेश्चन नंबर, ड्राइंग की वजह से भी ऑनर का राइट कम होता है ना। पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई भी एसिड विड्रॉ कर लेते हैं, उस अमल को विड्रॉल ऑफ एसिड को हम ड्राइंग कहते हैं। चाहे कैश विड्रॉ करें, फर्नीचर विड्रॉ करें, सप्लाईज विड्रॉ करें। मुझे आप क्वेश्चन नंबर 5 2-3 क्वेश्चन के अंदर बता दें क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ इमरान प्रिंटिंग एंड कंपनी। प्रिंटिंग करते हैं ये, पम्पलेट छापेंगे, बुक्स छाप के आपको दे रहे हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है? कैश इन्वेस्ट हुआ है, क्या इफेक्ट आएंगे? सबसे पहले, नहीं ना, यही तो स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे पहले एसिड के सारे काम करने, जब एसिड मुकम्मल तौर पे एनालाइज हो जाए ना, तब कैपिटल और लायबिलिटी पे कूदेंगे आप। अगर आप पहले कैपिटल लायबिलिटी पे जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत होने का इम्कान है या कॉन्सेप्ट खराब होगा। सबसे पहले हमें सोचते हैं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, तो एक एसिड कैश बढ़ा देंगे, और कोई सा भी एसिड कम नहीं होगा तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। इतनी दफा मैंने बोला है, फिर भी आपने डायरेक्ट देखे कैपिटल बोला। कैपिटल पर जाने की वजह से ना एसिड में चीजें रह जाती है फिर हमसे, और कैपिटल कितने से बढ़ाना है या कम करना है, ये एसिड एनालाइज किए बगैर हम नहीं कर सकते। एक एसिड कैश बढ़ेगा, टोटल एसिड बढ़ जाएगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का। पुरानी ट्रांजेक्शन है ये, सप्लाइज परचेज की कैश दे दिया, क्या करेंगे? एक एसिड ऑफिस सप्लाइज बढ़ जाएगा, एक एसिड कैश कम हो जाएगा, टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट, तो हम राइट किसका बढ़ाएंगे? किसी का भी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, फिर बैलेंस कर लेंगे। फिर फर्नीचर खरीद रहे कैश पर, ये भी ऐसी ही ट्रांजेक्शन है। अगली, प्रिंटिंग इक्विपमेंट खरीदी है उधार पर, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे ना कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कौन सा एसिड बढ़ रहा है? प्रिंटिंग, पूरा नाम लिखेंगे ना, प्रिंटिंग इक्विपमेंट, प्रिंटिंग, फिर उसके नीचे इक्विपमेंट टाइटल बढ़ा देंगे कितने से? 80,000 से। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कोई भी एसिड कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। तो टोटल एसिड ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, उन दोनों का मतलब प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, इन दोनों का मतलब है हमने पेमेंट नहीं की। इसका मतलब लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप ही बोलेंगे पेमेंट नहीं की या रिसीव नहीं किया, पेमेंट डेफर हो गई है। तो बताइए, एक एसिड प्रिंटिंग इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, कोई एसिड कम नहीं होगा, टोटल एसिड बढ़ेगा, और राइट किसका बढ़ेगा? आउटसाइड राइट। देखिए पुरानी ट्रांजेक्शन। आगे, रेंडर प्रोफेशनल सर्विस एंड रिसीव कैश। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? कि अगर एक बंदा प्रिंटिंग करता है तो प्रिंटिंग करना उसका प्रोफेशन है, तो अगर वो प्रिंटिंग करके देगा तो हम बोलेंगे ही हैज परफॉर्म प्रोफेशनल सर्विस, या सिर्फ आप सिंपल बोल दें उसने सर्विस दी है। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि उसने अपना काम किया। जैसे ऑडिटर अगर प्रोफेशनल सर्विस दे तो इसका मतलब उसने ऑडिटिंग की होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विस दे तो उसने क्या किया है? आपका इलाज किया उसने। तो यहां लिखा हुआ है प्रोफेशनल सर्विस दी है, मतलब कि प्रिंटिंग करके दी होगी और कैश ले लिया, क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अगर फॉलो नहीं करोगे ना, मिस्टेक हो सकती है, कैश बढ़ा दोगे। कौन कौन से एसिड कम होंगे? कोई भी एसिड कम नहीं होगा तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा, और राइट किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। फिर ऑफिस रेंट पे किया, ये एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हमें देखेंगे कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंस के वक्त बढ़ता थोड़ी है एसिड। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश कम हो रहा है, टोटल एसिड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो राइट किसका कम करेंगे?
आराम से कर लेंगे आप। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग आ गई। तो ड्राइंग के वक्त भी कोई एसिड बढ़ता थोड़ी है, कम होता है। तो एक एसिड कैश कम हो जाएगा, टोटल एसिड, और राइट हम कम करेंगे किसका? इसके बाद वाली भी आसान है। फिर सर्विस अंजाम दिया, उधार पर अंजाम दिए, लेकिन बिल भी भिजवा दिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा एसिड बढ़ रहा है। कौन सा एसिड बढ़ेगा? अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ेगा। कौन कौन से एसिड कम होंगे? सर्विस अंजाम देते वक्त भी कुछ कम नहीं होता, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। और राइट किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। फिर ये आगा खान हॉस्पिटल को जो सर्विस दी थी ना 1,40,000 की, उससे 1,30,000 रुपए ले लिए। अब क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा, एक एसिड कैश बढ़ जाएगा। और कौन कौन से एसिड कम होंगे? अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा। टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट हम चेंज नहीं करेंगे। सारे सवाल ऐसी हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड ट्रांजेक्शन देखें आप जरा, क्या लिखी हुई है? ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी 80,000 की, 20,000 अभी दे दिए, बाकी उधार। इसका बताएं आप जरा। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कौन सा एसिड बढ़ रहा है? ड्राई क्लीनिंग मशीन। मशीन खरीदी है ना बेटा, कैश कैसे बढ़ सकता है? कितने से बढ़ेगा? 80,000 से। ड्राई क्लीनिंग मशीन 80,000 से बढ़ जाएगी। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश कम हो रहा है, लेकिन कितने से? 20,000 से। बाकी किसी एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब बताएं टोटल एसिड बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 80 से बढ़ रहा है एसिड, 20 से कम हो रहा है, तो 60 से आपका नेट एसिड बढ़ जाएगा। और 60,000 से जब टोटल एसिड में इजाफा होगा तो हमें राइट बढ़ाना पड़ेगा 60,000 से। किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। इस ट्रांजेक्शन को मैं आपको करके दिखाता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 6, बल्कि इधर ब्लैंक है ना, इधर मैं करके दिखाता हूं। देखें आप क्या करेंगे, आप इधर लिखेंगे कि एक एसिड बढ़ रहा है, ड्राई क्लीनिंग मशीन आपने लिख दिया, और इसे बढ़ा देंगे आप कितने से? फॉर एग्जाम्पल 80,000 से। 80,000 ही थे। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? आपने बोला भाई कैश, मैं पिछले बैलेंसेस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन का दिखा रहा हूं आपको, सही। एक एसिड कैश कम हो जाएगा 20,000 से। अब आप खुद देखें, 80 से बढ़ा, 20 से कम हुआ, तो नेट इफेक्ट 60 का आ रहा है ना। 60 से आके आप आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे। अब ऑनर के राइट में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका पहला रीजन, ऑनर का राइट कब बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट के वक्त। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑनर का राइट कब बढ़ता है? सर्विस अंजाम देते वक्त सर्विस अंजाम नहीं दी जा रही। ऑनर का राइट कम कब होता है? ड्राइंग के वक्त। ये ड्राइंग नहीं है। ऑनर का राइट कम कब होता है? एक्सपेंस के वक्त। ये एक्सपेंस नहीं। तो 4 चीजें हैं नहीं, तो ऑनर का राइट तो चेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज एक और देखें आप, अगर मैं ये ड्राई क्लीनिंग मशीन को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, 20,000 और 60,000, समझाने के लिए कर रहा हूं, ये करना नहीं है इस तरीके से। तो आप गौर से देखें, 20 से बढ़ा, 20 से कम हुआ, बराबर हो गया। लेकिन 60 से जो बढ़ा उसके अगेंस्ट कुछ कम नहीं हुआ, तो टोटल एसिड 60 से बढ़ेगा ना, तो 60 से इधर बढ़ाएंगे आप। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 80 से यहाँ बढ़ा के यहाँ भी ऑनर के राइट में 20,000 रुपये कर देते हैं, कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, तो गलत है ये। पहली बात है, ऑनर के राइट में चेंज के जो रीजन हैं वो ये नहीं है। दूसरा, टोटल एसिड में सिर्फ 60,000 का इजाफा है, तो इक्विटी में 60,000 का इजाफा यहाँ दिखा तो दिया आपने। अब यहाँ पे कहीं और तब्दीली नहीं करेंगे, वरना इम्बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन आपकी। जी जी, लेकिन उसके अगेंस्ट ऑनर को ड्राई क्लीनिंग मशीन मिल रही है। देखें, ड्राई क्लीनिंग मशीन जो आ रही है ना, वो कैश 20,000 के अगेंस्ट आ रही है। 20,000 आपने दिए, 20,000 के अगेंस्ट आपने एक एसिड ले लिया, बाकी जो 60,000 का एसिड है उसमें, उसकी आपने पेमेंट नहीं की, तो वो तो बराबर हो गया ना 20 और 20। यानी कैश जो हमने दिया है वो हमने कैश दे नहीं दिया थी, उसके अगेंस्ट हमें 20,000 की मशीन नहीं मिली है। जब भी मैंने इसको 2 टुकड़ों में आपको करके दिखाया है कि अगर हम मशीन को 2 हिस्सों में तोड़ दें समझने के लिए तो ऐसा होगा। लेकिन आपको कैसे करना है इसको, आपको इधर पूरा 80,000 डायरेक्ट लिखना है, अलग अलग करके नहीं लिखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा इस सवाल में 4th ट्रांजेक्शन, 5th में देखें, सर्विस अंजाम देके कैश ले लिया। ये सिंपल है, कैश बढ़ा के ऑनर का राइट बढ़ा देंगे। वे 6 एक्सपेंस की है। 9 में आगा खान से जो कलेक्शन कर रहे हैं ना, ये 7 में जो सर्विस दी थी उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो कैश बढ़ा के अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे। अब आप देखें, हैंडआउट आपको मैंने भिजवाया हुआ था, आपने डाउनलोड किया हुआ होगा। आप इनकी पूरे 13 क्वेश्चन तक रीड कर लें, कोई भी ट्रांजेक्शन में पूछने में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी कोई ट्रांजेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी लोग भी देखिएगा, अगर कोई बंदा पूछता है तो पढ़ लें, इसको सवाल पढ़ लें आप सारे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, क्योंकि अब आप लोग इसे घर पर सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हुए, सोल्यूशन दूंगा आपको, वीडियो में सॉल्व नहीं है ये कहीं में भी।
इसी वजह से आप इसको रीड कर लें, क्योंकि सोल्यूशन में अगर आपने देखा और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम होगी फिर। जी है आपके पास? नहीं है तो ऐसे ही रीड कर लो। 7 क्वेश्चन देखें, एनी प्रॉब्लम? वैसी चीजें अब जैसे चलें, आप लोग खुद करिएगा। 8 भी आसान है, 9 भी आसान है। अब 9 में देखें, आप 9 में सेकंड ट्रांजेक्शन देखें। शॉप खरीदी है 50 की, अच्छा 5000 कैश दे दिया, बाकी उधार। ये वही ड्राई क्लीनिंग मशीन की जो अभी की थी ना, उस जैसी है। क्या करेंगे? शॉप बढ़ाएंगे कितने से? 50,000 से। कैश कम करेंगे 5,000 से। टोटल ऐसे कितने से बढ़ेगा? 45। तो 45 से किसका राइट बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। इसके अलावा आप ये देखिए, थर्ड में इन्होंने लैंड परचेज की है, तो क्या होगा? लैंड बढ़ जाएगी। बेटा आपको नजर नहीं आ रहा तो आगे बैठो, आंखों पे जोर नहीं दो वरना और वीक हो जाएंगी आईज। मर्जी आपकी। परचेज लैंड फॉर कैश, क्या होगा? लैंड बढ़ जाएगी और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट चेंज नहीं होगा। ये मैंने क्यों बताई है? थर्ड। फोर्थ बताने के लिए हमने क्या किया, जो लैंड हमने परचेज की थी उसमें से आधी लैंड हमने वजीर को उधार में भेज दी। अब मुझे बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? बताइए। कैश तो मिला ही नहीं ना, उधार पे बेची है। आंखें खोल के, दिमाग खोल के पढ़ना है। अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा, हमें कस्टमर से प्रॉमिस मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा देंगे। और कम कौन सा एसिड करेंगे? लैंड बेचिए तो लैंड कम कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ, जितने से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा उतने से ही लैंड कम हो गई, तो राइट चेंज नहीं होगा। हालांकि आज से पहले अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता था तो आप ऑनर का राइट बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि वहां आप सर्विस अंजाम दे रहे थे। यहाँ सर्विस थोड़ी अंजाम दी है। 15,000 की चीज 15,000 में ही बेच दी, तो आपको थोड़ी कोई प्रॉफिट हुआ। उतने का, जितने का एसिड था उतने का एसिड आया आपके पास। अगर 15,000 की लैंड 16,000 में बेच देते तो आपका टोटल एसिड 1,000 से बढ़ जाता, तो फिर आप ऑनर का राइट 1,000 से बढ़ा देते। लेकिन ऐसी कहानी थोड़ी हुई है। अच्छा 5 में क्या लिखा हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी है किससे? फाइन इक्विपमेंट से। फाइन इक्विपमेंट इदारे का नाम है, वहां से आपने, मतलब जो बिजनेस है दूसरा जिससे आप परचेस करें, हमारा सप्लायर है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। 10th क्वेश्चन की 6ठी और 7वीं ट्रांजेक्शन पढ़ो। आज से पहले जितनी भी सर्विस हमने अंजाम दी थी, या तो कैश में दी थी या उधार पे। लेकिन 6 के अंदर कैश पे भी दे रहे हैं, उधार पे भी दे रहे हैं। देखिए आप, सर्विस अंजाम दी कमालिन कंपनी को, जिसने हमें 500 रुपए अभी पे कर दिए और प्रॉमिस किया है कि 3500 बाद में देगा। तो हमें कस्टमर की तरफ से क्या क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है 500 और अकाउंट रिसीवेबल मिल रहा है, तो दोनों बढ़ा दोगे और टोटल ऐसी बढ़ेगा कम होगा? और राइट किसका बढ़ेगा? इसके अलावा 7 देखो। 7 में हमने फर्नीचर खरीदा, 300 अभी दे दिए, 700 बाद में देंगे। तो फर्नीचर कितने का है? 1,000 रुपए का। 300 अभी दे दिए, 700 बाद में देंगे, तो एक एसिड बढ़ा देंगे फर्नीचर 1,000 से। और कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश कम होगा 300 रुपए। टोटल एसिड पे कितना इंपैक्ट आएगा? बढ़ेगा कम होगा? 700 से बढ़ेगा ना। 1,000 से एक एसिड बढ़ा, कौन सा? फर्नीचर। 300 से एक एसिड कम हो गया, कैश। तो 700 से टोटल एसिड बढ़ गया। तो 700 से हम किसका राइट बढ़ाएंगे? आउटसाइडर। आउटसाइडर। अच्छा फर्नीचर अगर पहले से लिखा हुआ है, इस सवाल में देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन में फर्नीचर आ रहा है 4,000 का, तो ये जो फर्नीचर खरीदोगे ना इसी फर्नीचर में ऐड करना, अलग से टाइटल नहीं बनाना फर्नीचर का। टाइटल अगर मौजूद है उसी में ऐड लेस होगा। 11th क्वेश्चन में एक ही ट्रांजेक्शन थी, ये वाली ट्रांजेक्शन नंबर 2, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रीपेड रेंट बढ़ा के कैश कम करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें। ऑफिस सप्लाईज खरीदिए 60 रुपए की और ऑफिस इक्विपमेंट खरीदिए 300 रुपए की उधार पर। मुझे बताएं दोनों उधार पर है या सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट उधार पर है? दोनों उधार पे खरीदे हैं, अलग अलग तो हैं। आप ऑफिस सप्लाईज को अलग लिखेंगे, बढ़ाएंगे उसे, ऑफिस इक्विपमेंट को अलग लिख के बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि दोनों उधार पर है या एक उधार पर है? वजह क्या है? एंड लिखा हुआ है बीच में। अगर मैं एंड हटा दूं तो फिर पहली वाली कैश में हो जाएगी, लेकिन अभी दोनों उधार पर हैं। दोनों को बढ़ा के 360 से आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे। अच्छा ये जो 12वां सवाल है, इसमें ट्रांजेक्शन देखिए नंबर 1 यहां नजर आ रही है ना आपको, लेकिन इसके अंदर भी पहली ट्रांजेक्शन नजर आ रही है आपको। देखें जरा, पढ़ें। मिस्टर अजी के एजेंट है। एजेंट कौन होता है? जो बायर और सेलर की ट्रांजेक्शन को करवाता है। जैसे मेरे पास
कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे, मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन मुझे बायर नहीं मिल रहे, तो मैं एजेंट के पास जाऊँगा, एजेंट जो है वो बायर लेके आएगा और हम दोनों से, बायर से मुझसे कमीशन ले लेगा। मेरे पास मकानात के बारे में तो आपको बहुत मालूम होगा, एजेंट स्टेट एजेंसी मकानात बिकवाते हैं, खरीदवाते हैं, लेकिन एजेंट हर चीज़ का एजेंट होता है, एजेंट के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अभी एजेंट जो है एजेंसी का कारोबार करता है, ये इसने क्या क्या इन्वेस्ट किया, कैश 1 लाख, फर्नीचर 30,000, शॉप 1,50,000, और जो बिजनेस उसने लॉन्च किया ना उसी फर्म के अकाउंट में उसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो मुझे बताइए जो 50,000 रुपये बैंक में जा रहे हैं ये अलग से आ रहे हैं या इसी 1 लाख में से हैं? 4 एसेट लेके आ रहा है ना वो, कैश, फर्नीचर, शॉप एंड बैंक। ये जो बैंक में 50,000 रुपये आए हैं ये कहाँ से आए हैं? इस 1 लाख में से हैं या अलग से हैं? अलग से हैं। 1 लाख रुपए लाके उसने कैश बॉक्स में डाले, 30,000 रुपये का फर्नीचर घर पे पड़ा था वो भी इन्वेस्ट कर दिया, शॉप उसकी पर्सनल थी वो उसने अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, और अलग से पैसा था कुछ वो उसने बैंक में डाल दिया। तो ये चारों एसेट बढ़ेंगे, कैश 1 लाख, फर्नीचर 30,000, शॉप 1,50,000 और बैंक भी बढ़ाएंगे 50 से, और सबको मिला के ऑनर का रेट बढ़ा देंगे। ये पुरानी ट्रांजेक्शन है। इसका नंबर क्या देंगे आप? इसमें डेट लिख दीजिएगा March 1। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसमें नंबर दे देना 1 2 3 4। समझ में आ रही है? इसको नंबर 1 नहीं बोलना, इसको March 1 डेट दे देना, यानी नंबर की जगह पे March 1 लिख देना, और उसके बाद सेकंड जो ये वाली ट्रांजेक्शन आ रही है इसको नंबर 1 2 3 4 आगे चला लेंगे। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कौन कौन से एसिड बढ़ेंगे? ऑफिस सप्लाईज। और कौन सा एसिड कम होगा? कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश कम होगा। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन हो रही है बस, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ सर्विस अंजाम दिए। इसका मतलब है पहले सर्विस अंजाम दी होगी। कहाँ दिए देखें सर्विस अंजाम? 5वें में सर्विस अंजाम दी थी उधार पर 1 लाख की। यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ कलेक्शन हो रही है। सिर्फ कलेक्शन मतलब ये इन्हीं लोगों से कलेक्शन हो रही है जिनको हमने उधार पे सर्विस दी थी। तो इसमें क्या करोगे? 7 ट्रांजेक्शन में कैश बढ़ाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे। अच्छा, पेड टू सप्लायर लिखा हुआ है 8, इसका मतलब है जो हमने सप्लायर से खरीदा था ना उधार पर उसकी पेमेंट कर रहे हैं। क्या क्या उधार पर खरीदा था? देखें, हमने कंप्यूटर खरीदा था उधार पर, उस वक्त कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर के लिए भी इक्विपमेंट का टाइटल लिखना, एयर कंडीशनर के लिए भी इक्विपमेंट के टाइटल में डाल देना। अगर अलग अलग बना दिया, कंप्यूटर अलग एयर कंडीशनर अलग, तो गलत तो नहीं है, लेकिन आप इक्विपमेंट के टाइटल में ही लिखिएगा। बाकी सवाल में कुछ ऐसा मसला नहीं है। इस क्वेश्चन में देखें आप, ट्रांजेक्शन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 लाख रुपए एक बैंक, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कारोबार नहीं करता था, मिजान बैंक में मेरे 3 लाख रुपए थे, कारोबार मैंने शुरू किया तो घर पर 1 लाख रुपए कैश था वो कारोबार में लगा दिया, और आज के दिन से मैंने ये बोला कि जो मिजान बैंक है ना अब मैं पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करूंगा, बिजनेस में यूज करूंगा। तो ये 3 लाख का बैंक भी बिजनेस में आ गया ना फिर, लेकिन ये मैंने उस कैश में से जमा थोड़ी करवाया। तो व्हाट इज दिस? 3 लाख रुपीज, ये भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये भी इन्वेस्टमेंट है, सही कह रहे हैं आप। पहली वाली भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें क्या इन्वेस्ट कर रहा है? कैश। दूसरी वाली भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या इन्वेस्ट कर रहा है? बैंक। इन्वेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो पहली ट्रांजेक्शन में क्या करोगे? कैश बढ़ाकर ऑनर का रेट बढ़ाओगे ना। यहां पर भी क्या करोगे? बैंक बढ़ाकर ऑनर का रेट बढ़ाओगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखी हुई है। 3 ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी है, 1 लाख ईच। इसका मतलब है एक मशीन 1 लाख की है। ईच में हटा दूं यहां से तो इसका मतलब होगा तीनों मशीन 1 लाख की। ईच लिख दिया, इसका मतलब है एक मशीन 1 लाख की है। टोटल कितनी खरीदी है? 3। तो कितने की मशीन होगी? 3 लाख की मशीनें होगी। बाय पेइंग 1/2, 1/2 मतलब होता है हाफ। 1,50,000 पे कर दिए, इसका मतलब है 1,50,000 पे नहीं किए। 1,50,000 पे कर दिए, इसका मतलब 1,50,000 पे नहीं किए। क्या इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा इक्वेशन पर? सबसे पहले ये सोचते हैं भाई कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। अगर इसको फॉलो करोगे तो समझ में आएगा, वरना ऐसे घूमते रहोगे क्या बोलूं क्या बोलूं। हाँ, पूरा पूरा टाइटल बोले ना बेटा। ड्राई क्लीनिंग मशीन लिखी हुई यहाँ। ड्राई क्लीनिंग मशीन इज द फुल टाइटल। ड्राई क्लीनिंग मशीन बढ़ाएंगे कितने से? 1 लाख की एक मशीन है, 3 खरीदी है, 3 लाख से ड्राई क्लीनिंग मशीन बढ़ा देंगे। फिर और कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश कम हो रहा है। सब बोल रही है, कोई नहीं बोले बेटा, इनको बोलने दें। कितने से कम होगा? आपने ट्रांजेक्शन पढ़ी है? क्या लिखा हुआ है? पढ़े जरा। स्टूडेंट की शक्ल से पता चल जाता है वो घर पहुंच गया था। बताएं
3 ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी है, 1 लाख की एक मशीन है, आधा अमाउंट पे कर रहे हैं, आधा पे नहीं कर रहे, ये लिखा हुआ है ना, बताइए। चलिए आप बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कौन सा एसिड बढ़ रहा है? वही बढ़ेगा जो खरीदोगे, वही बढ़ेगा, इसमें सोचने वाली क्या बात थी? कितने से? हाँ, और कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कितने से? 1.5 लाख रुपए। अब और किसी एसिड पे कोई चेंज आएगा? नहीं, तो टोटल एसिड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कितने से बढ़ेगा? 1.5 लाख से टोटल एसिड बढ़ जाएगा, तो राइट बढ़ाएंगे किसका? आउटसाइडर का। देखिए आपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी है, अब आप सॉल्व करेंगे खुद से, तो आप 100% अगर सही सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे एरर हो रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एरर तो होगा, जब भी तो प्रैक्टिस दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपके एरर को क्या करेगी? एलिमिनेट करेगी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ कोर्सेज लिए हैं आपने, और आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है? फिर नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है ना उसको नहीं पढ़ रहे होते, उसको छोड़ देते हैं, यार ये तो बड़ा मसला है, यार सर में दर्द हो रहा है, उसी को तो ज़्यादा पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम मांग रहा है आपसे, और जो आपको समझ में आ रहा है उसका टाइम कम करना है आपने। उल्टा करता है स्टूडेंट, जो समझ में आ रहा है उसी को लेके बैठा रहता है, मज़ा आ रहा है उसको, और समझ में नहीं आ रहा है उसमें कम टाइम दे रहा होता है। रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आप। अगर आपको इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो आप इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम, अकाउंटिंग को कम देंगे। अकाउंटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग को ज़्यादा, इकोनॉमिक्स को कम टाइम देंगे। ये अब आप पे मुनसर है। और जब भी आए मेरी क्लास में, तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी अकाउंटिंग की चीज़ें आपको रिवाइज करके आनी है। पहले दिन से लेकर जब तक हम पढ़ रहे हैं, आप ओरल रिवाइज करें, देखिए ये भी हुआ था, ये था, ये था, ये था, ये चीज़ें पढ़ ली, ताकि फिर आप जब आए तो मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूं तो आप इनपुट दे सकें। कनेक्टेड चीज़ है ये, आइसोलेशन में नहीं है कोई चीज़। अभी एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके, करेक्शन ऑफ एरर। जिस दिन मैं करेक्शन ऑफ एरर पढ़ाऊंगा उस दिन प्रीवियसली सारी अकाउंटिंग खंगालनी पड़ेगी आपको, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उसमें सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपको चाहिए कि रिवाइज करते रहें। एक तो रिवाइज होता है ना, बैठ के पूरा पूरा देख रहे हैं, एक होता है स्किमिंग करना, जल्दी जल्दी देख लिया, ये भी था, ये भी था, ये भी था। उससे फायदा क्या होता है स्किमिंग से? अपनी औकात पता चल जाती है, अरे ये हुआ था लेकिन यार ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, इसका मतलब भूल गया हूं मैं, तो फिर आपको फौरन याद आता है मुझे रिवाइज करना पड़ेगा ये। लेकिन आप कर ही नहीं रहे, आप एग्जाम के टाइम उठाएंगे, अब ये तो बहुत ज्यादा है यार, मुझसे नहीं होना, फिर आप आग पे नहीं होगा ना। फिर आपसे डेली आपको देखते रहना है चीज़ों को, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चीज़ में मैं वीक हूँ और मुझे इस पर ज़्यादा टाइम लगाना है। फिर आप प्लान करेंगे, यार इस पर टाइम पहले से लगा लूँ एग्जाम से पहले। ओके, ये तो सही बता दिया आपने। 7th ट्रांजिशन बताएं जरा। कंप्यूटर, फैन एंड वाटर पंप खरीदा है, तो एक बच्चे ने क्या लिखा, उसने दिमाग में अपने सवाल पूछा कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, उसने बोला कंप्यूटर, फैन और वाटर पंप। उसने लिखा कंप्यूटर, फैन एंड वाटर पंप। क्या लिखना चाहिए? इक्विपमेंट लिखेंगे, सप्लाईज कैसे हो गया, इक्विपमेंट लिखेंगे इसकी जगह पर, सही है। इक्विपमेंट बढ़ाकर बैंक कम कर देंगे, बाकी तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा तो ट्रांजेक्शन आसान है। अच्छा ये बताइए, 3rd लास्ट, विथड्रॉ 15,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये क्या है? ये ड्राइंग है, कैश कम करके ऑन राइट कम करेंगे। और ये 2nd लास्ट, रेजिडेंशियल रेंट पे किया है। रेजिडेंशियल रेंट क्या होता है? हाँ, तो घर का किराया हो गया ना, ये तो बिजनेस का रेंट थोड़ी है। अगर सिर्फ लिखा हुआ रेंट पे किया है तो वो बिजनेस का होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ रेजिडेंशियल रेंट दिया है, तो ये भी ड्राइंग है। लेकिन एक खुशखबरी वाली बात क्या है कि ड्राइंग का इफेक्ट और एक्सपेंस का इफेक्ट एक जैसा होता है। नॉर्मली कैश भी कम होता है, ऑन राइट कम होता है, दोनों में। तो यहाँ होगा वही, लेकिन आपको तमीज यहाँ इक्वेशन में एक जैसा है, आगे जाके चेंज हो जाएगा ना। ड्राइंग में कुछ और करेंगे, एक्सपेंस में कुछ और करेंगे, तो आपको तमीज होनी चाहिए कि ड्राइंग है या एक्सपेंस है। सारे क्वेश्चन मैंने स्लाइडली डिस्कस कर लिए जो मेन ट्रांजेक्शंस थी। अब आप इसको घर पर जाके करेंगे लाजमी आज। जी कोई सवाल था बेटा? इसमें कैश कम करके ऑनर का राइट कम करेंगे, अलग कॉलम क्या होगा? ड्राइंग का अलग से कोई डाटा मेंटेन नहीं करते हम इक्वेशन में। इक्वेशन में देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में हम एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का डाटा मेंटेन करते हैं। ड्राइंग का कोई टाइटल नहीं होता। ड्राइंग जब भी होगी हम कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, एक्सपेंस जब भी आएगा हम कैपिटल में से माइनस कर लेंगे।
रेवेन्यू जब भी आएगी हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट जब भी आएगी हम कैपिटल में से लेस कर लेंगे। अभी आप इस टॉपिक के बाद एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हो, फिर कब पढ़ोगे? अब देखिए बात सुने गौर से। अभी आपको क्या बताया था कि ऑनर के राइट में तब्दीली की ये वजूहत है। क्या क्या वजह है? बेटा नया टॉपिक वो नया नहीं है बिल्कुल, आपको आता है। अभी तो ये खत्म तो कर ले पहले, ये खत्म हो जाए तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल में ये खत्म ही होगा आज जी। लेकिन मैं उस न्यू टॉपिक के बारे में बात बताऊंगा आपको कुछ। तो कुछ जिन लोगों ने प्रीवियसली अकाउंटिंग को छोटा मोटा देखा हुआ है ना, उनके दिमाग में इक्वेशन से मुतालिक कुछ सवालात होंगे, तो वो दूर हो जाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक बात हमें करनी है। देखिए इक्वेशन में ना, ये हमारी इक्वेशन है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको करना ये होता है कि ये जो कैपिटल है ना, इसके आगे यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है कि ऑनर के राइट में इजाफा या कमी किस वजह से हो रही है। और ऑनर के राइट में इजाफा या कमी की वजूहत यहाँ मैंने लिख दी, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, ड्राइंग एंड एक्सपेंस। तो करना क्या है आपको कि अगर ऑनर का राइट बढ़ रहा है तो आप वहां पर एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है। अगर ऑनर का राइट बढ़ रहा है, कम हो रहा है किसकी वजह से? ड्राइंग की वजह से, तो आप वहां सामने क्या लिख देंगे? ड्राइंग। और अगर ऑनर का राइट कम हो रहा है किसकी वजह से? एक्सपेंस की वजह से, तो आप वहां सामने क्या लिख देंगे? ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। और अगर ऑनर का राइट रेवेन्यू की वजह से बढ़ रहा है तो आपको रेवेन्यू का टाइटल लिखना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट लिखना है सिर्फ, ड्राइंग की वजह से कम हो रहा है ड्राइंग लिखना है सिर्फ, एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंस का पूरा नाम आएगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जो भी। और अगर रेवेन्यू की वजह से बढ़ रहा है तो रेवेन्यू का टाइटल आएगा। और रेवेन्यू के टाइटल मैंने आपको लिख के दिए, मेरे के नीचे यहाँ पर आ रहे हैं। रेवेन्यू के लिए क्या क्या टाइटल यूज होंगे, कौन से बिजनेस में? सर्विसिंग बिजनेस में। सर्विसिंग बिजनेस के बाद आप लोग आगे पढ़ेंगे ट्रेडिंग बिजनेस, तो वहां पर रेवेन्यू के टाइटल डिफरेंट है। यहां पर सर्विसिंग बिजनेस में रेवेन्यू के टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये पहले मैंने डिस्कस नहीं किया ना, अब डिस्कस कर रहा हूं। वजह आपको इक्वेशन के एंड में ही लिखना है, यानी जब आप इक्वेशन खुद सॉल्व करेंगे ना घर में, लाजमी थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। मतलब आपकी इक्वेशन ऐसी होगी, देखें ये होगा, आपके 2 पेजेस पे बनेगी, 2 पेजेस पे आमने सामने बनेगी। तो देखिए यहां जगह है, इस जगह पर आप एक्सप्लेनेशन में टाइटल्स लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के वक्त इन्वेस्टमेंट, और ड्राइंग के वक्त ड्राइंग, एक्सपेंस के वक्त एक्सपेंस का नाम। लेकिन रेवेन्यू के वक्त आप ये टाइटल लिखेंगे। देखें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फी इनकम का टाइटल। फी इनकम इज द टाइटल फॉर रेवेन्यू। कहां पर? सर्विसिंग बिजनेस में। लेकिन कब यूज होगा ये? जब बिजनेस किसका हो? डॉक्टर का। जब बिजनेस किसका हो? टीचर का, या लॉयर का, या ऑडिटर का। जैसे हमारे चौथे समाज में ऑडिटर था ना, ऑडिटर, तो उसकी इनकम को हम क्या बोलते हैं? फी इनकम। अब आपको ये याद करने हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ऑडिटर में फी इनकम का टाइटल होगा। जबकि नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे कमीशन इनकम। ये एजेंट या ब्रोकर में कमीशन, आपने बोला एजेंट को कमीशन देते हो, सुना होगा आप। तो एजेंट या ब्रोकर जो है उसकी इनकम क्या होती है? कमीशन इनकम। कंसल्टेंट कौन होता है? जो मशवरे देता है। किस चीज के मशवरे? एजुकेशन का मशवरा, हेल्थ का मशवरा, रिहाइश का मशवरा, डिफरेंट मशवरे। इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी होती है कि कहाँ पैसे लगाऊं। तो वो जब कंसल्टेशन देता है तो उसकी इनकम क्या कहलाती है? कंसल्टेशन इनकम। ये क्या होगा? याद करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहां पर एंट्री के पैसे होते हैं, जैसे सिनेमा का टिकट आप ले लें और अंदर जाके सो जाएं, बंदा आएगा और आपको जगाएगा, बोलेगा टिकट लिया था फिल्म देखो, या सोने की जरूरत नहीं है। होगा ऐसे आपके साथ? आप सोते रहेंगे, 2 घंटे सोए, बाहर आ जाए 3 घंटे। स्टेडियम में, स्टेडियम आप गए और आप टिकट लेके अंदर गए और आप मैच नहीं देख रहे हैं, आप अपने पास मोबाइल गेम खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, आप देख रहे ही नहीं। तो फौरन जिसने टिकट बेचा था वो आपके पास आएगा, बोलेगा ओ बदतमीज इंसान, टिकट लिया है तो मैच क्यों नहीं देखते हो? तो आप क्या बोलोगे? भाई तुमने मैच दिखाने के एंट्री के दिए थे पैसे, हाँ कुछ भी करें, अगर मैच दिखाने के पैसे होते हैं तो तमाम लोगों को मैच ही देखना पड़ता है वहाँ पे। तो जो जू है, म्यूजियम है, पार्क है, इसमें एंट्री के पैसे होते हैं। अच्छा वहाँ चले जाए पीएफ म्यूजियम, एंट्री के पैसे होते हैं ना। अंदर जाके आप जहाज नहीं देखें, बर्गर खा के वापस आ जाए तो आपको खींच के वापस लेके जाएगा कि भाई जहाज क्यों लगाए थे, तुम तो बर्गर खा के वापस जा रहे हो, बर्गर बाहर से ही खा लेते, कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो इन तमाम की इनकम को हम कहते हैं
एडमिशन इनकम, ट्रांसपोर्टेशन इनकम, ये किसके लिए यूज होगा? आप कारोबार कर रहे हैं, गाड़ियां हैं आपके पास, लोगों के माल को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, या आपकी बसें चलती हैं, आप लोगों को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो आपकी इनकम कहलाएगी ट्रांसपोर्टेशन इनकम। और भी टाइटल हो सकते हैं इसके। रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, कार्गो मतलब वो सामान जो लेके जाएंगे आप, ये सिर्फ कब यूज होगा? जब आप सिर्फ सामान लेके जाते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर, ये सिर्फ कब यूज होगा? जब आप पैसेंजर लेके जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इनकम ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, चाहे आप सामान लेके जाते हो या पैसेंजर लेके जाते हो। इस तरीके से और डिफरेंट टाइटल हो सकते हैं। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइटल्स फॉर रेवेन्यू इन सर्विसिंग बिजनेस, और आगे क्या लिखा हुआ है? सम एग्जाम्पल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा भी टाइटल्स हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको। इधर आइए, रिपेयरिंग इनकम, ये किसके लिए यूज होता है? फ्रिज रिपेयर कर रहे हैं आप, गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी इनकम क्या कहलाएगी? रिपेयरिंग इनकम। इसके अलावा देखिए और नीचे लिखा हुआ है रेंट इनकम, बिल्डिंग के किराए पे दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट इनकम, सर्विस, और आखिरी टाइटल क्या लिखा हुआ है? सर्विस इनकम। अब एज्यूम करें आपके पास एक सर्विसिंग बिजनेस का सवाल आया और उसको सर्विसिंग बिजनेस इनमें से कोई सा भी नहीं है। अब आपको टाइटल खुद बनाना पड़ेगा उस बिजनेस को देख के। जैसे प्रिंटिंग का कारोबार, प्रिंटिंग का तो कोई टाइटल मैंने दिया ही नहीं यहाँ पे, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या टाइटल लिखेंगे? हम बना सकते हैं प्रिंटिंग इनकम। और अगर टाइटल समझ में नहीं आ रहा तो एक जनरल टाइटल मैंने यहाँ लिख के दिया है, दैट इज सर्विस इनकम। ये टाइटल आप कब यूज करेंगे? जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि टाइटल क्या होना चाहिए, या फिर उसने कारोबार शो नहीं किया कि कारोबार करता कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में आप, जैसे मेरे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां लिख दिया इन्वेस्टमेंट हुई है और सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस किस्म की सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पर आप रेवेन्यू के लिए कौन सा टाइटल यूज करेंगे? सर्विस इनकम। तो ये आपको सर्विस के जो रेवेन्यू के टाइटल है ना, ये याद करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। इन्वेस्टमेंट के वक्त इन्वेस्टमेंट लिखना है, रेवेन्यू के वक्त क्या करना है, इनमें से कोई एक टाइटल आएगा नीचे जो मैंने बताया। ड्राइंग में ड्राइंग लिखेंगे, एक्सपेंस में एक्सपेंस का पूरा नाम। मिसाल के तौर पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के टाइटल हम लिखते हैं, सही है? तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल भी निकाल लेते हैं। आइए, बहुत आसान है टाइटल लिखना। टाइटल में क्यों लिखवा रहा हूं? एक बच्चे ने क्या किया, प्रैक्टिस की, टाइटल्स नहीं लिखे उसने, बोला था मुझे तो बेकार काम लग रहा है टाइटल लिखना। तो अगले टॉपिक में आपको नजर आ जाएगा मैंने टाइटल क्यों लिखवाए थे। हमें जोर देना है इस चीज पर, किस चीज पर? कैपिटल में तब्दीली की वजूहात पर, कि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तब्दीली क्यों क्यों होती है, किन किन वजूहात की बिना पे होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले टॉपिक में ही इसकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आप मुझे लिखवाइए। आइए, कहां पर लिखेंगे टाइटल? पहले करवाने दो। टाइटल्स कहां लिखेंगे, किस रो में? इफेक्ट वाली रो में या बैलेंस वाली रो में? भाई एक्सप्लेनेशन में कॉलम में तो लिखूंगा, लेकिन कौन से वाली रो में? इफेक्ट वाली रो में या बैलेंस वाली रो में? इफेक्ट वाली रो में लिखेंगे, बैलेंस वाली रो में टाइटल नहीं आएगा। जैसे यहां पर 5000 से ऑनर का राइट बढ़ रहा है, क्या वजह है? सवाल में जाके देखो, सवाल में आके देखा उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप सामने क्या लिख देंगे? इन्वेस्टमेंट। अब ये बैलेंस ऐसे छोड़ दो, फिर ये इफेक्ट की लाइन आ गई, कुछ भी नहीं हुआ ऑनर के राइट को, तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर बैलेंस आ गया, छोड़ दो। अब इफेक्ट की लाइन में 300 रुपए से कम हो रहा है, कम होने की क्या क्या वजूहत हो सकती है? ड्राइंग या एक्सपेंस। अब सवाल में जाके देखो कि ड्राइंग है या एक्सपेंस है। थर्ड ट्रांजेक्शन एक्सपेंस है। क्या नाम है एक्सपेंस का? सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है? नहीं। रेंट एक्सपेंस है? रेंट एक्सपेंस है, यस, लेकिन पूरा नाम है ऑफिस रेंट एक्सपेंस। तो आप यहां पर आएंगे और यहां एक ही रो में आपको लिखना पड़ेगा ऑफिस रेंट एक्सपेंस, एक ही रो में, मतलब आप उसको बैलेंस की रो में लेके नहीं जाएंगे। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, इसको बैलेंस की रो में लेके नहीं चले जाना। स्टूडेंट क्या करता है, इसको लिखना शुरू करता है और ऑफिस रेंट ऊपर लिख देता है और एक्सपेंस नीचे 4700 के सामने लिख देता है। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये जो टाइटल लिख रहे हैं या बता रहे हैं 300 के बारे में कि 300 से ऑनर के राइट में कमी क्यों हुई। इसके बाद फिर बैलेंस की रो है, छोड़ देंगे। फिर इफेक्ट आ गया 1000 से ऑनर का राइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप जाएं जरा, क्या हो रहा है इधर, क्यों बढ़ रहा है? 1000 से सर्विस अंजाम दिए, सर्विस अंजाम दिए, उसके लिए मैंने आपको ये सारे टाइटल्स बताए। ये देखिए, ये रेवेन्यू के टाइटल्स हैं। इसमें कौन सा टाइटल यूज होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा।
क्वेश्चन में आप गए तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये ऑडिटर है। देखिए ऑडिटर की इनकम को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑडिटर की इनकम, ये ऑडिटर की इनकम को फी इनकम कहते हैं। तो आपने क्वेश्चन में जाकर यहाँ पर लिखेंगे फी इनकम। इस तरीके से ये चीज होगी, फी इनकम। तो टाइटल आपको लाजमी लिखने हर सवाल में। फिर बैलेंस आ गया छोड़ देंगे, फिर नो इफेक्ट है छोड़ दो, बैलेंस है छोड़ दो। 750 से ऑनर का राइट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है क्वेश्चन में जाके देखते हैं। क्वेश्चन में 750 से लिखा हुआ है सर्विस अंजाम दी है, तो ये भी रेवेन्यू हो गई। तो रेवेन्यू में क्या लिखते हैं, अभी हम लिख के आ रहे हैं, तो इस सवाल में फी इनकम ही लिखेंगे। यही टाइटल हम कॉपी कर देते हैं। फिर उसके बाद ऑनर का राइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है बैलेंस के बाद। क्यों कम हो रहा है, 100 रुपए से। यहां जाके देखें 100 रुपए से ऑनर ने विड्रॉ किया पैसा, तो ये क्या है, ड्राइंग। तो आप सामने क्या लिख देंगे, ड्राइंग। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ टाइटल्स लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइटल्स लिखें, लाजमी करिएगा इसको। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने कहा 4 सवाल है, मैंने लिख के दिया, सॉल्व हुआ भाई। इसके बैलेंसेस भी नजर आ रहे हैं आप, लेकिन आप पहले इनको देखेंगे नहीं। 7 भी सॉल्व हुआ, 8 भी सॉल्व हुआ, सारे हमारे पास सॉल्व हुए हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आप आज ही जाके इसको करना शुरू कर दीजिएगा। अभी मैं अपलोड कर दूंगा आपके सामने ही इसको, नया टॉपिक मतलब क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 ही अपलोड करना है सिर्फ। हैंडआउट आपके पास है, 1 2 3 का भी सोल्यूशन आपके पास है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देना है, बाकी तो आपके पास है। तो मैं वो वाली फाइल हटाकर एक नई फाइल अपलोड कर दूंगा, उसमें 1 2 3 4 होंगे, बाकी नहीं करूंगा। आप सॉल्व करें आज, सही है, और फिर मैं आज जो है वो 9 बजे तक बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन अपलोड कर दूं, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। रात तक आप 11-12 बजे तक जितना काम करें उतना मैच कर लें। सारे सवाल आज आप सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं। पहले तो आप घर जाएंगे, 4th क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, 1 2 3 4 को रिवाइज करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। फिर आप 5वां 6ठा 1-2 सवाल जितने हो सके आपसे, लेकिन आज ही कर रहे हैं 1-2 जो भी है, फिर बाकी आप आगे वाले देश के अंदर निपटा देंगे। जैसे कल हम लोग जो काम करेंगे ना, उसमें आपको कोई काम नहीं मिलने वाला, मिलेगा भी तो नहीं, कल कोई काम नहीं मिलेगा आपको। कल हम क्लास में ही कर रहे होंगे, नो होम टास्क। आज मिल रहा है आपको, तो आज और कल के दिन आपके पास टाइम होगा, आप इसको निपटा दीजिएगा। कोई सवाल पूछना है, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे थे। अब हम इक्वेशन को एंड हो गई ना इक्वेशन, तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो नेक्स्ट टॉपिक में हमें लेके जाएगा। पहली बात यह है कि अगर आप इक्वेशन मेंटेन करते हैं और आप ये इक्वेशन आपने बना ली, जैसे 4th क्वेश्चन की हमने बना ली ना, 4th क्वेश्चन की इक्वेशन बनी हुई, ये आप लेके चले गए बैंक के पास, और बैंक को ये इक्वेशन आप दे दें कि भाई ये मेरा हिसाब किताब है। बैंक को नजर आ रहा है कि आपके पास 6,450 रुपए के एसिड है, कैश है 3500, फर्नीचर 2500, सप्लाई दे, अकाउंट रिसीवेबल है। एज्यूम करेंगे इसमें बहुत सारे जीरो भी लगे हुए, तो छोटे अमाउंट लग रहे हैं ना। अब आप कॉन्सेप्ट समझे सिर्फ, तो क्या बैंक आपको लोन देगा या नहीं, ये सवाल है ना। ओके, ये हमने जो इंफॉर्मेशन मेंटेन की है, ये हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देने के लिए की है। तो आप गौर से देखें इक्वेशन में हमें पता क्या चल रहा है, क्या क्या जानना चाहता है वो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी बताया था मैंने आपको। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कर्जा अदा करने की सलाहियत। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है कि बिजनेस चलाकर एसिड बढ़े या नहीं बढ़े। बिजनेस चलाया आपने और आपके पास 2 करोड़ के एसिड थे, 4 करोड़ के हो गए बिजनेस चलाने की वजह से। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, प्रॉफिटेबल बिजनेस जब होगा ना जब आपके एसिड बढ़ रहे होंगे। तो वो जो बैंक है ना, वो ये जानना चाहता है कि आपकी सॉल्वेंसी क्या है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो सॉल्वेंसी कैसे पता चलती है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कर्जा अगर आपको दिया गया तो आप वक्त वापस कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। अब एज्यूम करें मैं हूं, मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों से लोन लिया हुआ है 15 लाख का, जो मैंने पे नहीं किया हुआ अभी, और मैं आपके पास आऊं और आपसे कहूं जरा यार लोन दे दो 1 लाख रुपए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पहले पुराना तो दे दो, इतने सारे लोगों के पैसे लिए हुए वो दे रहे नहीं हो, दोबारा मुझसे लोन लेने आगे देंगे आप मुझे लोन। लेकिन अगर मेरे पास खरबों डॉलर की जायदाद है, एसिड्स हैं, मैंने 15 लाख का लोन लिया हुआ किसी से, अब आप देंगे मुझे लोन? आप बोलेंगे हाँ भाई ये तो 15 लाख है, खरबों की जायदाद, इसकी अपनी भी तो पड़ी हुई है।
इसका मतलब है कि ऑनर का एसिड ज्यादा होगा ना, अगर ऑनर के पास और कम लोन लिया हुआ होगा तो उसकी कर्जा अदा करने की सलाहियत ज्यादा होगी। जैसे इक्वेशन में देखें आप, कितने के एसिड है टोटल? 6450 के। इसमें आउटसाइडर के कितने हैं? सिर्फ 100 रुपए के। बाकी ऑनर के कितने? 6350 के। तो अगर रेशो निकाला जाए तो किसके ज्यादा एसिड है, ऑनर के आउटसाइडर के? तो इस वाले बिजनेस की कर्जा अदा करने की सलाहियत है या नहीं है? है। लेकिन अगर इसमें उल्टा कर दूं, आउटसाइडर का रेट 6350 कर दूं और ऑनर का रेट 100 कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी बिजनेस की पोजीशन क्या हो गई? वीक हो गई। यानी कि ऑनर बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, ये कैसे मालूम चलता है? लायबिलिटी और कैपिटल को देख के। इफ योर कैपिटल इज फार मच ग्रेटर देन योर लायबिलिटी, इट मींस योर बिजनेस इज सॉल्वेंट। आपके पास इतने एसिड हैं अपने कि आप उससे क्या कर सके? पेमेंट कर सके। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो इक्वेशन बनी हुई है जिसमें एंड में आपको 6450 के एसिड नजर आ रहे हैं, लायबिलिटी 100 और कैपिटल 6350। नॉर्मली अगर कोई बड़ा बिजनेस इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन एक पेज पे आएगी, पूरा रजिस्टर फिल हो जाएगा बड़ा वाला 1000 पेजेस का, और भी रजिस्टर फिल हो जाएंगे। आप वो रजिस्टर ले आके बैंक को दे दें, ये लो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो क्या वो एक एक पेज पढ़ेगा? वो तो डायरेक्ट एंड वाले पेज पर जाएगा और देखेगा अच्छा इतने के एसिड, इतनी लायबिलिटी, इतना कैपिटल, तो उसे इसको देख कर ये तो मालूम चल जाएगा कि सॉल्वेंसी है या नहीं। लेकिन बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ये बैंक को पता चलेगा? पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? एक एक पेज को पलटाए, हर पेज पर देखे कहां कहां रेवेन्यू है, कहां कहां एक्सपेंस है। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे होता है? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस। लेकिन बैंक को यह जानने के लिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एक एक पेज पलटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमने रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड कर दिया और एक्सपेंस को कैपिटल में से लेस कर दिया है। क्या हमने जिस तरीके से एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का डाटा मेंटेन किया है, वैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंस का किया है? अलग से कोई कॉलम रेवेन्यू और अलग से कोई कॉलम एक्सपेंस के लिए नहीं बनाया वहां। तो बैंक को यह डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस। और रीजन सिर्फ क्या है? बिकॉज वी डू नॉट हैव सेपरेट डाटा फॉर एक्सपेंसेस, we do not have separate data for revenues. Whensoever we earn revenue, we add that revenue to the capital, and whensoever we incur expenses, we deduct those expenses from capital. We do not maintain separate data of revenue and expense in accounting equation. तो accounting equation की बुराई हुई या अच्छाई हुई कि सेपरेट डाटा रेवेन्यू एक्सपेंस का नहीं है। भाई डाटा तो जितना डिटेल होगा उतना अच्छा है, तो बताएं बुराई है अच्छाई? यह अकाउंटिंग इक्वेशन का डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है अभी बताएं? रेवेन्यू और एक्सपेंस का सेपरेट डाटा नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा है लेकिन कहां है? कैपिटल में। रेवेन्यू कैपिटल में ऐड हुई हुई हर जगह और एक्सपेंस कैपिटल में से लेस हुआ हर जगह। अब रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा ना होने की वजह से क्या हुआ? क्या मसला हुआ कि जो हमारा यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसे ये मालूम नहीं चल रहा कि हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस। अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड रिजल्ट को देखकर उसे ये मालूम चल रहा है कि लायबिलिटी कम है, कैपिटल ज्यादा है। सॉल्वेंसी तो पता चल रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मालूम नहीं चल रही। क्या हमें वो लोन देगा? समझ में नहीं आ रहा उसके, तो बोलेगा नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बताएं। यानी इसका मतलब कौन सा टी अकाउंट बेटा, अभी तो टी अकाउंट कुछ बहुत दूर है। मुझे बताएं मसला किस चीज का इक्वेशन में? अभी दोबारा बता दें, दोबारा बोलने में क्या जा रहा है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का सेपरेट डाटा यहां मौजूद नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस का सेपरेट डाटा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस का सेपरेट डाटा यहां होता तो ये मसला नहीं होता। इसी वजह से अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के साथ साथ अलग से रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा मेंटेन करें। यानी अब हमारे पास 3 चीजों का नहीं बल्कि 5 चीजों का डाटा मेंटेन होगा अगले टॉपिक से। किस किस का बताओ? एसेट का बोलो, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का। मतलब हम रेवेन्यू को जैसे यहाँ ऐड कर देते हैं ना, उसको कैपिटल में ऐड करने के बाद अलग से लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा आपको। एक्सपेंस को लेस नहीं करेंगे, अलग से लिखेंगे। कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको दिमाग में क्या रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का डिफेक्ट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं आपसे लोन लेने आता हूं, आप बताएं, आप तो थे नहीं, तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा मेरा चाहिए ना,
कब का चाहिए? सिर्फ अभी का चाहिए, माजी का भी चाहिए? माजी का भी चाहिए, अभी का भी चाहिए। क्यों मांग रहे हैं आप ये? क्योंकि आप मेरा फ्यूचर एस्टिमेट और प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी का भी फ्यूचर मालूम करना है तो उसके माजी को देखकर उसका फ्यूचर पता चल सकता है। एक बंदा डेली 10 बजे उठता है सुबह, तो आज अभी सुबह नहीं हुई है, रात में आप कमेंट कर सकते हैं कि अकबर जो है ना वो 10 बजे उठेगा, क्योंकि हमेशा ही 10 बजे उठता है वो। या आप कहां से बोल रहे हैं? आपको कहीं ऊपर से तो पता नहीं चला, आप उसके माजी को देख के बोल रहे हैं। एक बंदा हर क्लास में टॉप करता है, तो आप कैंटीन में बैठे चाय पी रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? असलम ही टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि आप माजी को देख के कर रहे हैं काम। इसी तरीके से बिजनेसमैन भी करते हैं। आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस का अगर माजी का और अभी का डाटा बैंक को मिल जाए तो बैंक माजी का और अभी का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेगा, और उसकी मदद से वो फ्यूचर के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्या करेगा? प्रिडिक्ट कर लेगा, अंदाजा लगाएगा, अंदाजा कि फ्यूचर में इसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितने होंगे और फ्यूचर में ये प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल कब बढ़ेगा? प्रॉफिट की कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में? फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल, भाई ऑनर का एसिड कम हो जाते हैं ना लॉस में, प्रॉफिट में ऑनर का कैपिटल बढ़ जाते हैं। गौर से एक बात सोच के बताओ, प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंस कम हो। लॉस कब होता है? जब रेवेन्यू कम हो एक्सपेंस ज्यादा हो। इसका मतलब है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका ताल्लुक किससे? रेवेन्यू एक्सपेंस से। और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, और अगर कैपिटल बढ़े तो सॉल्वेंसी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब है फ्यूचर में सॉल्वेंसी, देखिए जो लोन देने वाला है ना वो आपको सिर्फ आज के बेस पे लोन नहीं दे रहा, वो आपको लोन देगा तो आप वापस कब करोगे? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद आपकी सॉल्वेंसी होनी चाहिए, 5 साल बाद, आप 5 साल तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी वो ये जानना चाह रहे हैं मैं आज लोन दे रहा हूं तो मुझे 5 साल बाद और हर साल इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मेरे पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो वो आपका फ्यूचर जानना चाह रहा है, और फ्यूचर मालूम चलेगा जब माजी का सही से डाटा हो आपके पास। तो बैंक वांट्स टू एस्टिमेट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर। क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि जानना चाहता है प्रॉफिट होगा या, और वो प्रॉफिट लॉस क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस कैपिटल को कम करता है। तो फ्यूचर में कर्जा अदा करने की सलाहियत बचेगी या नहीं बचेगी, ये फ्यूचर की रेवेन्यू एक्सपेंस से डिपेंड कर रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंस फ्यूचर के कैसे मालूम चलेंगे? आज और माजी के रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मदद से। और मसला यही है कि अकाउंटिंग वेसन में रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा ही नहीं, जिसकी वजह से आ गया है मसला। तो इसी वजह से हम अगले टॉपिक में रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन करेंगे, ताकि हमें क्या मालूम चल सके? फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और फ्यूचर की सॉल्वेंसी, फ्यूचर का कैपिटल। दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना ये सारा, दिस वाज कंक्लूजन नंबर 1। मींस अकाउंटिंग वेसन पढ़ के ये नतीजा निकला कि होने के राइट में कमी कब कब होती है, इजाफा कब कब होता है। एंड नाउ दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। और से देखें फाइनल मोमेंट्स है, क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेंसी, डेट पेइंग एबिलिटी या क्रेडिट स्टैंडिंग, इन तीनों का मतलब होता है कर्जा अदा करने की सलाहियत। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फर्म अपने बिजनेस ऑपरेशन की मदद से अपने एसेट बढ़ा पा रही है नहीं बढ़ा पा रही, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। लॉस से एसेट कम होते हैं, प्रॉफिट से एसेट बढ़ते हैं। क्या एसेट इन्वेस्टमेंट से नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से एसेट बढ़ाओ तो ये प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कहलाएगी। बिजनेस चला के एसेट बढ़ाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कहलाएगी। ये दोनों चीजें कौन जानना चाहता है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और मसला क्या है? मसला ये है, देखें गुस्से में आया भाई, मसला ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स करंट सॉल्वेंसी, आज की कर्जा अदा करने की सलाहियत है या नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। कैसे बताती है? बाय शोइंग एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। आज के एसेट शो हो रहे होते हैं टोटल, आज की लायबिलिटी, आज का कैपिटल, तो आज का तो मालूम चल गया। बट लेकिन मसला क्या है? इट डज नॉट शो करंट प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन आज का प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चल रहा होता। रीजन क्या है? ड्यू टू नो सेपरेट डाटा ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड तो हो रहे होते हैं लेकिन अलग से नहीं हो रहे होते, कैपिटल में गए हुए होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंस का सेपरेट डाटा ना होने की वजह से वी कैन नॉट कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी। इससे मसला क्या हुआ? सिंस नो सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यू और एक्सपेंस इज मेंटेन, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा इक्वेशन में नहीं है, आगे वाले टॉपिक्स में होगा। फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो फ्यूचर में रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितने होंगे ये मालूम नहीं चलेगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस भी मालूम नहीं कर सकते हम। एंड फ्यूचर सॉल्वेंसी इज अननोन, और फ्यूचर का कैपिटल नहीं मालूम नहीं चलेगा, और फ्यूचर में कर्जा अदा करने की सलाहियत रहेगी या नहीं रहेगी
दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, ना इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, ना क्रेडिटर लोन देगा। क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से काम हुआ है, एक ही मसला है जिसकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसे हम छोड़ रहे हैं। क्या रीजन है वो? रेवेन्यू और एक्सपेंस का अलग से डाटा नहीं है। ये याद रखना है, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर लीविंग अकाउंटिंग इक्वेशन बिकॉज देयर इज नो सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नाउ लिसन, इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन खराब है? नहीं भाई, इसी की बेस पर तो आगे सारा पढ़ेंगे आप। दूसरी बात, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल से, इक्वेशन तो बना लेंगे ना, इक्वेशन बना लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, सोल्यूशन मैंने दे दिए। मैं हर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं स्टूडेंट, आगे जब सॉल्व करें तो मैच तो करें। तो नेक्स्ट कल से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी खासियत, पहली खासियत, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के साथ साथ रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन हो, पहली बात। दूसरी बात, इक्वेशन में हमने हर चीज को इंक्रीज डिक्रीज के लिहाज से देखा है, और नॉर्मल लाइफ में भी इंक्रीज डिक्रीज ही होता है। आज तक आप इंक्रीज डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। इसके आगे इंक्रीज डिक्रीज की जगह पर अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट यूज होता है, इक्वेशन में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इक्वेशन में इंक्रीज डिक्रीज होता है। इक्वेशन के अलावा जितनी भी अकाउंटिंग है हर जगह डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट आएगा। तो हम ये समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि हम इंक्रीज डिक्रीज को कन्वर्ट कर लेंगे आगे जाके किसमें, डेबिट क्रेडिट में। ना इंक्रीज बोला करेंगे आगे जाकर, ना डिक्रीज बोला करेंगे, बल्कि इंक्रीज डिक्रीज की जगह पे क्या बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज की जगह पे डेबिट बोलेंगे और डिक्रीज की जगह पे क्रेडिट बोलेंगे, ये नहीं बोल रहा हूं। इंक्रीज में और डिक्रीज में किसकी जगह डेबिट बोलना है, किसकी जगह क्रेडिट बोलना है, ये इतना आसान होता नॉर्मल, तो फिर तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता ना। फिर तो अगर कोई बंदा बोला इंक्रीज में डेबिट बोल दूंगा, डिक्रीज में क्रेडिट बोल दूंगा, तो फिर तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने की चीज ही नहीं है। हालांकि ये चीज नहीं होगी। तो दो चीजें करनी है हमें कल से। क्या क्या? अब मैं कल क्लास के इब्तिदा में आपसे पूछूंगा ही, बताइए न्यू टॉपिक में क्या तब्दीली आई। आप बोलेंगे एसेट लायबिलिटी कैपिटल के साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन होगा अलग से। दूसरी चीज, हम इंक्रीज डिक्रीज की जगह पर डेबिट और क्रेडिट बोला करेंगे। और जो टॉपिक कल हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। क्या नाम है? किसी ने अगर एफएफए में पूरी एफएफए नहीं पढ़ी लेकिन अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा हुआ है तो वो आगे वाली अकाउंटिंग को मैनेज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बेकार टॉपिक्स हैं, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। एक बंदे को अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग साइकिल लाजमी आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, उन लोगों ने पीछे पढ़ा होता है कॉमर्स से। मैं ये बोला था कंधे पर सर क्यों रखा आपने उसे, मुझे फीलिंग कुछ और आना शुरू हो जाती है। असल क्लास है ना, तो क्लास को क्लास की तरह रहना चाहिए। बुरा तो नहीं मानते ना आप लोग? सही है, थैंक यू। मैं क्या बोल रहा था बेटा? अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कुछ बात हो रही थी। हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट जो है ना, वो कॉमर्स से पढ़ के आते हैं, वो समझते हैं उनका अकाउंटिंग साइकिल स्ट्रांग है। हालांकि अकाउंटिंग साइकिल में कुछ नई बातें भी हैं, और दूसरी चीज उनका स्ट्रांग नहीं होता अकाउंटिंग साइकिल। वो फिर बाद में आगे जाते हैं तो फंस रहे होते हैं बेचारे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा मेहनत अकाउंटिंग साइकिल में कीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा पता है आपको? अगले टॉपिक्स में हेल्प मिल रही होगी। हर टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल की मदद से और अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से आसान हो जाएगा। यानी जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाने के बाद भाई 14-15 क्लासेस होंगी इसकी, इससे हाँ इसमें टॉपिक भी काफी है, इससे पेपर में भी काफी चीजें आती हैं। सुने, ये एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका पूरा क्लब नाम है, मतलब इसका एक बड़ा नाम है अकाउंटिंग साइकिल। ऐसे ना बात निकल जाती है बेटा, बातें नहीं क्या करें। क्या बोल रहा था भाई? मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ ले आगे जाके इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आगे का टॉपिक है, अकाउंटिंग साइकिल के बाद क्या आएगा। तो जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि आधा इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ लिया होगा। फिर आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वहां जाके आपको नजर आएगा कि 30-40% टॉपिक हमने अकाउंटिंग साइकिल में डिस्कस किया हुआ। यानी आगे आने वाले टॉपिक्स में हेल्प देगा ये टॉपिक। इसमें बहुत सारी चीजें मैं अभी ही डिस्कस कर लेता हूं इस टॉपिक में, और वो फिर क्योंकि इसके अंदर मौजूद है वो, यानी इसके अंदर आपको अकाउंटिंग की पूरी पिक्चर नजर आ जाएगी। यानी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या चीज।
मुकम्मल तौर पर, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसमें सारी चीजें नजर आएंगी आपको, यानी एक बिग पिक्चर, और बाद में हर टॉपिक उसी पिक्चर का पार्ट होगा, यानी हर टॉपिक जो आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बाद जिंदगी भर अकाउंटिंग पढ़ते रहे आप, हर टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट होगा। एफएफए में भी अकाउंटिंग साइकिल के बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा होंगे, और बाद में भी। तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह।